गेस्ट इन द न्यूज रूम का आज का हमारा मेहमान शैलेश लोढ़ा, बहुत बहुत स्वागत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जी, क्या हुआ? बात आत्मसम्मान की थी, इसलिए फिर छोड़ दिया। उनका फोन आया, आप कैसे गए वहां पे? उनका मतलब कि प्रोड्यूसर शो के, आप असित मोदी का नाम नहीं लेते हैं सार्वजनिक रूप से? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी, उन्होंने आप बतौर प्रोड्यूसर बात की थी ना, और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी 2 पंक्तियां भी, मैंने कहा कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाला मेरी रगों में खून है, गुलामी नहीं है। क्या बात है। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में क्या कहा इस विषय पे? एनसीएलटी में मैं गया, और पैसा लेने के लिए क्यों जाना पड़ा मुझे, क्योंकि उन्होंने पैसा लेने के लिए भी क्या कि हमारे यहाँ एक एग्रीमेंट है, आप फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट, उस पर साइन करो तो पैसा देंगे। वो मुझे स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कोर्ट में पैसा दे दिया, मैंने उनके किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं की। 1.05 करोड़ रुपए। वो जमाना चला गया जब हम सोचते थे कि बीड़ी पिएगा, चाय के लिए बैठ जाएगा, धोती वाला है। आज कभी रेंज रोवर चलाता है, मर्सिडीज चलाता है, ऑडी चलाता है। कितने नेताओं के फोन आते हैं आपके पास कि शैलेश लोढ़ा इतने लोकप्रिय हो, जी, क्यों ना तुम चुनाव लड़ लो? नहीं, कहते तो है, कौन कहता है? फोन पे कहते हैं या कभी मिलते हैं तब कहते हैं, लेकिन मेरी कोई रुचि है नहीं, ना रही कभी। शैलेश लोढ़ा कैन गो टू एनी लिमिट, और कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों की मदद करने को लेके। वो फ्लाइट पकड़ के आ जाएगा, वो थैली में 25 लाख रुपए रख के भेज देगा। ये किसने बताया आपको 25 लाख वाला? सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है, वैसे लेकिन आपके रिस्पॉन्स से पता चल गया था ये सही है जी, लेकिन वही मित्र जो हमारे 2-3 शब्द ऐसे हैं जो बहुत ओवर यूज्ड है और बहुत अंडर फेल्ट है। जिसमें एक दोस्त है, हम बहुत आसानी से कहते हैं मेरा दोस्त है। फिर दोस्त है तो फिर जिम्मेदारी है। दोस्त की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, दोस्त तकलीफ में नहीं होना चाहिए, और दोस्त तकलीफ में हो तो उसे पता होना चाहिए कि कोई तो है जो इस वक्त यहाँ आके खड़ा होगा। कैसे मिले आप डॉक्टर स्वाति से? 28 अक्टूबर 1995। उदय प्रताप सिंह जी की 4 लाइनें हैं ना, वो आपको वो बड़ा खूब कहते हैं कि होता नहीं और फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो वो जो कलेजा निकलता था उस जमाने में वो थोड़ा सा अलग था। आशिकों का होमवर्क बढ़ा रहे हैं आप इस तरह से। कुमार विश्वास और शैलेश लोढ़ा एक मंच पर कभी क्यों नहीं दिखते? ये पॉज जो है नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बड़े बजट की फिल्म के लिए प्रोड्यूसर भी बड़ा चाहिए। एक जो कवियों का दौर होता था, झोला लेके चलते थे धोती पे, तो इस पे कभी किसी ने कोई? मेरे पास एक ही जीन्स थी वाइट कलर की, और वही पहन के मैं शो करता था। माउंट आबू एक जगह वहाँ प्रोग्राम है जहाँ के 8 घंटे की बस की ड्राइव थी, और पैंट तो गंदी थी, पैंट धुई। अब जीन्स की पैंट, उस वक्त घर में ड्रायर तो होते नहीं थे, वो सूखी नहीं, सर्दियों के दिन थे, मैं बस में सुखाता हुआ ले गया हूँ ऐसे, और वहाँ जाके शाम को पहनी और कविता पढ़ी। वो मैंने सब दिन देखे, वो सब ऐसा ही होता था, जिंदगी ऐसी होती थी। एक समय था जब शैलेश लोढ़ा जी कपिल शर्मा शो की आलोचना किया करते थे, और फिर उसी कपिल शर्मा शो में आप खुद भी गए। यही तो बात है, देखें, ये बड़ी कमाल की बात है। मैंने वहां जाके हिंदी कविता की ताकत बताई। जब मेरी माँ कविता पढ़ी तो हर आदमी वहां खड़ा हुआ आंखों में आंसू लिए था। हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कणिका है, हम बकवास है वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश है वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा है वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। बहुत सुंदर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। यक्ष को युधिष्ठिर से पूछना चाहिए था सुख क्या है, और जवाब वेदव्यास की कलम से यूं आ सकता था कि संगत सुख है, सहचर्य सुख है, संवाद सुख है। और ये संवाद का सुख कैसे आता है? जब कोई तजुर्बे वाला आदमी आता है या औरत आती है या जो भी उसका चुना हुआ जेंडर हो, और आके वो सारे फलसफे, वो सारे फसाने बताता है जो उसने जिंदगी को व्यतीत करते हुए हासिल किए हैं। और इसी सुख को, उपनिषद वाले सुख को, कि किसी की संगत में बैठें, प्रश्न पूछें, उत्तर पाएं,
प्रश्नाकुलता अपने उत्सर्ग पर जाए और कुछ हासिल करे, हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के जो मेहमान हैं वो वाक्पटु हैं, वो कवि हैं, वो निष्णात हैं कई कलाओं में, अभिनय जिनमें से एक है। पर इन सब का कुल सबब क्या है? सबब ये कि ज़िंदगी सरल और दिलचस्प बनी रह सकती है क्या? और ज़िंदगी सिर्फ वो नहीं जो पर्दे पर नज़र आती है, ज़िंदगी खुद अपनी भी, जो तमाम संघर्षों के बावजूद आखिरी हस्ताक्षर जब करती है हमारे मानस पटल पर, तो वो मुस्कान की स्याही से लिखा होता है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान ऐसे ही हरफन मौला लेखक, कवि और कलाकार हैं जिनका नाम है शैलेश लोढ़ा। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचय के लिए। जो कमाल का आप परिचय देते हैं लोगों का, जी, वो मैं सुन रहा था कि मेरे लिए ही है। आपने कभी देखा है पहले कैसे? जी, मैंने गेस्ट इन न्यूज़ रूम देखा है। अरे वाह। सबसे पहले तो आप अपनी सुंदर स्वेटशर्ट के बारे में बताइए। मुझे बड़ा शौक है स्वेट शर्ट्स का हाँ, और ये हुडीज़ का, और एक मजबूरी भी है। जब मैं फ्लाई करता हूँ मुझे वो एसी जो है बड़े दुखी करते हैं वो, हाँ। तो फिर मैं लगा लेता हूँ ताकि मेरे को ठीक रहे, उस वजह से आराम रहे थोड़ा सा। और सेल्फी वाले भी परेशान नहीं करते होंगे? नहीं, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे परेशान नहीं होता। हाँ। परेशान जो लोग कहते हैं कि वो उनसे परेशान होते हैं, वो निहायत झूठ बोल रहे हैं, पाखंड है। परेशान आदमी तब होता है जब सेल्फी लेने वाले न रहे। हाँ, कि यार कोई मेरा काम नोटिस अब नहीं तो कर कोई नोटिस ही नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं उनसे परेशान नहीं होता, वो मोहब्बत है, वो प्यार है। पर निजता के अधिकार का क्या? हाँ, वो कई बार दिक्कत होती है। लोग ऐसे सवाल कर लेते हैं तो क्या आपको जवाब देते नहीं बनता। मुझे याद आता है एक बार मैं कैलकाटा से आ रहा था और लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, तो आ रहा था तो एक साहब, मैंने देखा उनकी आंगिक भाषा से मुझे लग गया था कि बातचीत करना चाह रहे हैं। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहता हूँ, तो वो हॉपिंग फ्लाइट थी कहीं, कैलकाटा से मुझे जयपुर जाना था, या तो दिल्ली हॉप करी थी, कहीं मुझे याद नहीं आ रहा। मैं बैठा था, जहाँ हॉप किया उस फ्लाइट ने, वो आए सज्जन और आके बैठे। बीच की सीट खाली थी, वो इंडिगो की फ्लाइट थी, आके बैठे। और निजता का हनन तो था ही, लेकिन सवाल बड़ा जोरदार था। उसका जवाब क्या दूं मैं? मुझे देख के बोलते हैं, एक शो से खर्चा चल जाता है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि चलता है या नहीं चलता है। तो कई बार ऐसी दिक्कतें होती है, पर आप कोफ्त जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि आम इंसान होता है, वो बेचारा मोहब्बत करता है, उसे पता नहीं होता कि मैं क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं। तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती है कई बार। हाँ, ज़रूर भागते हैं, आप फ्लाइट पकड़ रहे हैं, लास्ट कॉल है, एक फ़ोटो, भाई मेरी बोर्डिंग हो रही है, नहीं 1 सेकंड लगेगा, वो उसमें आपकी फ्लाइट चली जाए भले। लेकिन ये सब मोहब्बत का हिस्सा है। फ्लाइट छूटी कभी आपकी? एक बार ज़िंदगी में, सिर्फ, आज तक कभी फ्लाइट नहीं छूटी, सिर्फ एक बार। क्या हुआ था? वो मैनेजर नया आया था, उसे अपना पावर दिखाना था। पावर दिखाना? जी, वरना तो वो जोधपुर से मुंबई फ्लाइट थी, बहुत बरस पहले की बात है, ATR चला करता था जेट एयरवेज का, और मैं पहुंच गया था समय पर। उन्होंने हमारा तो एक क्लोज कर दिया हमने, मेरे पास सिर्फ हैंड बैगेज था। मैंने कहा यार, बोले नहीं साहब, उस दिन मिस हुई थी, तो हो गई मिस, बाकी नहीं हुई कभी। जोधपुर से याद आया, आप जोधपुर के रहने वाले हैं? जी, रहने वाला जोधपुर का। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर के रहने वाले जी हैं। बिल्कुल है। बड़ी तारीफ करते हैं आपकी सार्वजनिक रूप से। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में। कभी आपने किसी किस्म की राहत के लिए चंदा जुटाया था, उनको दिया था? वो तो बहुत साल पहले, जब वो पहली गेस्ट इन द बार, न्यूज़ रूम ऐसा ही प्रोग्राम है। हम लोग बहुत साल पहले और बहुत साल बाद की सब बातें एक साथ कर लेते हैं। नहीं, वो मुख्यमंत्री, वो सूखा था उस वक्त, तो फिर वो सूखा राहत के लिए मैं किसी क्लब का प्रेसिडेंट हुआ करता था, 98 की बात है, तो एक चेक लेके हम गए थे भेंट करने के लिए उन्हें। तो गहलोत साहब ने तब बोला लोगों से कि देखो बाकी लोग मांगने आते हैं, ये पैसे दे के जा रहा है। अब मुझे एक्चुअली याद नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कहा, अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी सदाशयता है, अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो। अच्छा, याद आया कि कितने नेताओं के फ़ोन आते हैं आपके पास कि शैलेश लोढ़ा इतने लोकप्रिय हो, राजस्थान को तुम पर गर्व है, जी। क्यों ना तुम चुनाव लड़ लो। नहीं, कहते तो हैं। कौन कहता है? नाम तो क्या बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं। अरे आप जनता के सितारे हैं, जनता को जानने का अधिकार है। नहीं, पर मैं उनकी निजता में कोई दखल नहीं देना चाहता, जो फ़ोन पे कहते हैं या कभी मिलते हैं तब कहते हैं। किस तरह के ऑफर आते हैं? चुनाव लड़ने की, लोकसभा, विधानसभा का भी, और अभी तक तो 2-3 बार विधानसभा का आया, लोकसभा के लिए पूछा भी गया था। और ये बड़ी कमाल की बात है, सभी दल वाले प्यार करते हैं, तो अलग अलग दलों से पूछा गया, लेकिन मेरी कोई रुचि है नहीं, ना रही कभी।
मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है नहीं, मैं अपने आप को योग्य नहीं पाता हूँ राजनीति के, क्योंकि मैं अतिरिक्त भावुक व्यक्ति हूँ और थोड़ा सा अपफ्रंट भी हूँ, और ये दोनों ही चीज़ें मेरे ख्याल से राजनीति के लिए मुफीद नहीं है। तो मुझे लगता है ये मेरा काम नहीं है। मैं कला के क्षेत्र में लोगों का ज़्यादा नज़दीक रह सकता हूँ, उनका प्यार पा सकता हूँ, तो ये ठीक है। राजनीति मुझे नहीं लगता कि मैं बना हूँ उसके लिए। लोकसभा वाली राजनीति या इसमें राज्यसभा भी शामिल है? ये देखो, ये है सौरभ भाई, ये जो कमाल का आप लेके आए ना कि हाँ इन्होंने मन पढ़ लिया कि नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो तो शायद कर लेंगे। अब ये देखिए, भविष्य के बारे में तो कोई क्या बता सकता है, पर मुझे नहीं लगता, मुझसे ज़्यादा बहुत योग्य लोग बैठे हैं इस देश में राज्यसभा में जाने के लिए। पर हमेशा बहुत योग्य ही जाएं ये तो जरूरी तो नहीं। हाँ, ये तो अक्सर नहीं होता है, लेकिन अब ये तो देखें क्या होता है, सितारों से आगे जहां और भी अभी वक्त के इसमें ऐसे ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी यहीं चलती है। अगर हम लोग टीवी होते ना, जी। शैलेश लोढ़ा ने राज्यसभा जाने से इनकार नहीं किया। नहीं, पर मैं इसमें ये कह रहा हूँ, मुझे कभी ऑफर भी नहीं आएगा राज्यसभा का नहीं आएगा। नहीं आएगा, और मुझे कोई रुचि नहीं है, महत्वाकांक्षा ही नहीं है राजनीतिक। कभी किसी आयोग के संचालन की या FTI या NSD जैसे संस्थानों के? भाई ये संस्थान तो आपको सिखाते हैं, ऐसी कोई चीज जहां आपको सीखने को मिले वहां अगर आप काम कर रहे हैं तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें क्या हो सकता है। वो तो बहुत, ये चीजें आपको सिखाती है ना, आप रूबरू होते हैं बहुत सारे लोगों से, नई चीजें जानते हैं, नई चीजें सोचते हैं, नई चीजें गढ़ते हैं, नई चीजें पढ़ते हैं। तो जब इस तरह की बातचीत होगी तो वो तो राजनीतिक काम नहीं है, वो गैर राजनीतिक काम है, और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। अगर मैं देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ और उसका रूप कोई तय करे कि आप इस रूप में करो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक संस्थान बनाया था आपने अपने युवा काल में, स्वैश, उसके बारे में बताइए। वो मेरी पत्नी ने बनाया, उसका सारा जो श्रेय है वो डॉक्टर स्वाति लोढ़ा को है। स्वैश, लोग समझते थे स्वैश नाम स्वाति का SWA और मेरा SH है, SWSH स्वैश। वो ऐसा नहीं था, वो एक्रोनिम है एक, जिसका फुल फॉर्म था स्किल, विट एंड एटीट्यूड आर शेप्ड हियर। वाह। तो वो, ये तो एक मशहूर स्विस घड़ी का ब्रांड भी है। स्वैश, स्वाच है वो, शायद टी आ जाता है उसमें। टी है, स्वैश नहीं है। स्वैश बकलिंग एक जरूर वर्ड होता है अंग्रेजी का, पर उसका एक अलग अर्थ होता है, लेकिन ये स्वैश तो एक्रोनिम था, स्किल, विट एंड एटीट्यूड आर शेप्ड हियर। तो स्वाति ने एक कोर्स डेवलप किया था कम्युनिकेशन कनोजर नाम से, जो युवा लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, उस जमाने में जी, और उस जमाने में हिंदुस्तान में ऐसा कोई था ही नहीं, और बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो हम दोनों क्लासेस लेते थे। कितनी फीस लगती थी? बहुत कम फीस लगती थी, कुछ 1000 रुपये, 1000 रुपये हुआ करते थे 45 दिन या 40 दिन के। हाँ, क्योंकि ये कम ज्यादा बड़ा सापेक्ष होता है। नहीं, पर वो उस वक्त भी कम ही था, 1000 रुपये कम ही था, 1000 रुपये, क्योंकि 40 दिन की फीस या 30 दिन की फीस। क्या सिखाते थे उसमें आप लोग? उसमें तमाम चीज़ें आपकी व्यक्तित्व से रिलेटेड है, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो चीज़ें, वो बड़ा एक, वो बहुत कमाल का अनुभव था। लेकिन वो सारा उसका श्रेय डॉक्टर स्वाति लोढ़ा को है। मैं भी क्लासेस ज़रूर लेता था, लेकिन निर्माण उन्होंने किया था, कोर्स भी डेवलप उन्होंने किया था, मैं अच्छा सहायक था। वाह। कैसे मिले आप डॉक्टर स्वाति से? 28 अक्टूबर 1995। आशिकों का होमवर्क बढ़ा रहे हैं आप इस तरह से, सबके ऊपर दबाव आ जाएगा कि तारीख और समय याद रखिए अपने अपने। ऐसी तारीख भूलता भी कौन है। नहीं, पर ये तारीख इसलिए भी याद रही कि मैं उस जमाने में एक, वहाँ मैगजीन होती थी, उसका ऑनररी एडिटर था। कौन सी मैगजीन? जोधपुर इन्फो नाम से एक मैगजीन आया करती, उसका ऑनररी एडिटर हुआ करता था। ऑनररी इसलिए, वैसे तो कोई तनख्वाह देता नहीं, हमने खुद ही घोषित कर दिया कि अवैतनिक हैं हम, क्योंकि मैं काम तो कुछ और करता था और साथ में ये करता था। तो स्वाति ने MBA के एंट्रेंस में टॉप किया था, तो एक स्टूडेंट पेज के लिए उसका इंटरव्यू जाना था। तो जो थे हमारे संवाददाता, उनको मैंने कहा कि इंटरव्यू लो, लेकिन उसके पहले मैं स्वाति का नाम अखबार में एक दो जगह पढ़ चुका था, क्योंकि 12वीं क्लास में उनकी कविताओं की किताब आई थी सुरभि नाम से, और चूँकि मैं खुद बाल कवि, तो मुझे लगा कौन है जो 12th क्लास में लिख रहा है और कविताएं पढ़ रहा है। तो मैंने कहा मेरी मिलने की रुचि जागृत हुई, तो मैंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए संवाददाता को कहा कि इंटरव्यू मैं लूँगा, और ये कहा कि यार उन्हें कहो ना यहीं आ जाए ऑफिस में। एंड शी बीइंग वेरी नाइव, वो ऑफिस में आ गई, वो इंटरव्यू। तो संपादक का भोकाल भी देख जी, वो असल आप समझ गए। तो वो दिखाने के लिए भी थोड़ा सा, और लगभग 3.5 घंटे में इंटरव्यू चला, जो 15 मिनट के लिए शेड्यूल था। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम टाइप। और वो 28 अक्टूबर था। 29 को मैंने उनसे कह दिया कि भाई
अब आगे तो जीवन साथ बिताने वाली बात, जो भी कहा जाता है वो कहते 24 घंटे में? हैं। वो थोड़ा लेट हो गया, मैं 28 को कहता तो जल्दबाजी हो जाती। जी, कैसे? बस ऐसा लगा कि कह देना चाहिए। बता दीजिए, ये बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो तय नहीं कर पाते हैं कि कह देना चाहिए या नहीं, और अब कब। वो जमाना चला गया ना। जमाना बदल गया, मोहब्बत थोड़ी बदली उदय है। प्रताप सिंह जी की 4 लाइनें हैं जी। ना, वो आपको वो बड़ा खूब कहते हैं कि होता नहीं और फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता, खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। तो वो जो कलेजा निकलता था ना उस जमाने में, वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन कह दिया 29 को। फिर और स्वाति जी का रिस्पॉन्स क्या था? उनका मुझे पता था कि आने वाला है, आई न्यू इट्स कमिंग। यू वर दैट ऑब्वियस? मैं ऑब्वियस तो था सर, कोई संपादकीय की गरिमा का ख्याल नहीं? इसीलिए राजनीति नहीं कर सकते आप, बहुत ऑब्वियस हो जाओ तो। और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? घर वालों को पता था शुरू से कि ये जब भी विवाह जैसी संस्था के बारे में बात करेगा तो ये स्टीरियोटाइप नहीं है, ये अलग है थोड़ा, ये वो जानते थे घर वाले कि ये अलग है। तो ये तो उन्हें मालूम था कि इसी तरह से कभी कुछ होगा। ये और अलग लगने का एहसास उनको कब हुआ, जब आपने सुमेरपुर में कविता पढ़ी? उसके पहले से ही, हाँ, कविता तो पहली बार पढ़ी थी 11 साढ़े 11 साल की उम्र में, लेकिन उसके पहले से ही जब मैं बाल सभाओं में कुछ सुनाना या मूकाभिनय एकाभिनय करना जिला स्तरीय लेवल पे, और पढ़ता बहुत था, मैं छोटा था तब भी, तो उन्हें पता तो था कि ये इसके विचार थोड़े से अलग हैं, ये धारा के साथ नहीं बह रहा है, कुछ तो अलग है। तो उन्हें ये तो मालूम था कि ये है अलग, तो ऐसा ही कुछ करेगा। और उस तरह कुछ अंदेशे कि जाति बंधन धर्म बंधन मानेगा कि नहीं मानेगा? ये थे अंदेशे, लेकिन वो सौभाग्यवश जाति का कोई बंधन का इसलिए दिक्कत नहीं हुई कि हम एक ही संप्रदाय है, एक ही समूह के हैं, एक ही जाति के, इसलिए वो कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। ठीक। इससे पहले कि मैं अपने न्यूज़ रूम के साथियों की तरफ बढ़ूं, जैसे ही हमने आपकी आमद की मुनादी की तो एक सवाल जो आपको भी पता है बहुत रिपीटेडली पूछा गया, जो हमारे सहयोगी संपादक, कहाँ संदीप जी, कहाँ गए? संदीप जी के बालक ने भी कहा है, उनका बच्चा है छोटा, कि वो ज़रूर पूछेगा, और वो है आपकी जो सबसे मशहूर टीवी सीरीज़ कह लें, सीरियल कह लें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ा हुआ। जी, क्या हुआ? देखिए, आज तक तो मैंने ये कभी बताया नहीं था क्या हुआ, लेकिन इशारों में तो कहा था। बात आत्मसम्मान की थी और इसलिए फिर छोड़ दिया। आप घटना जानना चाह रहे हैं? जी, और बहुत विस्तार से, हम भी और हमारे करोड़ों दर्शक भी। चलिए, आज तक मैंने नहीं कहा, और ये वादा तोड़ना होगा, क्योंकि मैंने मुंबई में हमारे एक पत्रकार है, उनसे कहा था कि जब भी बात करूंगा तो आपसे सबसे पहले कर लूँगा। वो प्रिंट में है, लेकिन आज चूंकि हम ये प्रिंट नहीं है तो वादा बना रहेगा। वादा बना रहेगा। अश्वत्थामा हतो हता। जी, हुआ ये था कि एक सब टीवी पे एक दूसरा शो आया था, गुड नाइट इंडिया। कब की बात है ये? 1.5 साल पहले की बात है। मेरा शो नहीं था, एक शो आता था रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियंस आते थे और कलाकार आते थे। तो उस शो में उन्होंने मुझे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया एक एपिसोड के लिए, जहाँ मुझे मेरे कवि शैलेश लोढ़ा, मैं गया। जाता ही क्यों ना जाता, क्योंकि कवि शैलेश लोढ़ा तो 1980 से कविताएं कर रहा है, और जो कुछ हूँ मैं आज हिंदी कविता की वजह से हूँ। तो मैं गया और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, मेरे जाने पे कोई रोक टोक थी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, और न मैं किसी ऐसे प्रतिबंध में था कि मैं नहीं कोई जा ऐसा सकता। करार भी नहीं, कोई नहीं। और वो क्यों, आप शैलेश लोढ़ा बन के तो कहीं भी जा सकते हो ना। और उसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा शो आता था, उसी में 10 बजे आता था। मैं शूट करके आ गया, और वो प्रोड्यूसर उस शो के वो थे जिनके साथ पहले मैं कॉमेडी सर्कस कर चुका था। क्या नाम है? ऑप्टिमिस्टिक्स जो प्रोडक्शन हाउस है उनका, उसका था। तो एक संबंध भी थे, और निश्चित तौर पे कविता है। मैंने वहाँ जाकर कविता भी पढ़ी जो बड़ी मशहूर है, इन दोनों मेरी कविता हुई, मैं बच्चे ढूंढ रहा हूँ, वो कविता मैंने उस दिन वहाँ सुना पढ़ी। दीजिए। वो लंबी कविता है, और भी कुछ सुना दूंगा, दूसरा कुछ, तो वो ज़रूर सुना दूंगा। तो अच्छी कविता है वो, तो ऐसा लोग कहते हैं। तो मैंने वहाँ जाके कविता पढ़ी और शो हो गया। अब उनका फ़ोन आया जिस दिन वो शायद टेलीकास्ट होने वाला होगा, उसके एक दिन पहले, और आप कैसे गए वहाँ पे? उनका मतलब कि प्रोड्यूसर
शो के। आप असित मोदी का नाम नहीं लेते हैं जी, सार्वजनिक रूप से? मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी, उन्होंने आप बतौर प्रोड्यूसर बात की थी ना। अरे मुझे अपने दर्शकों को स्पष्ट करना होता है, असित मोदी की बात कर हाँ रहे हाँ, हैं वो जो प्रोड्यूसर है उनका फोन आया ओह आई लव दिस अबाउट यू। तो मोदी जी भी कई लोगों का नाम नहीं लेते हैं, कुमार विश्वास भाई आते हैं वो भी कई लोगों का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, कुमार भी नहीं लेता है? मुझे नहीं, कुमार भी नहीं नाम लेता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था इसलिए तो और आप तीनों ही कवि हैं। चलिए, तो उन प्रोड्यूसर का फ़ोन आया मेरे पास उनका कि आप कैसे चले गए और इधर उधर कैसे चले गए। मतलब भाई मैं कवि हूँ और एक शो के अंदर मैं ऐसे बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट गया हूँ, कोई रोल करने तो गया नहीं हूँ। आधे घंटे का एपिसोड है जिसमें मैं सेलिब्रिटी गेस्ट हूँ, जिसमें मैं शैलेश लोढ़ा हूँ। और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब असित मोदी ने इस तरह की भाषा का एक बार और भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। तब क्या हुआ था? जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की एक लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। तब भी भिड़ंत हो चुकी थी कुछ समय पहले। तो तब भी एतराज़ मैंने जब मेरी दो पंक्तियाँ भी, मैंने कहा कि हर बात पे मेरी हामी नहीं है और जुल्म के आगे सलामी नहीं है, और भूल गया मेरी खुददारी का इम्तहान लेने वाला, मेरी रगों में खून है गुलामी नहीं है। क्या बात है। तो उन्होंने जिस भाषा में बात की वो मुझसे स्वीकार्य नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं और सब ने मिलकर किसी चीज़ का निर्माण किया है, और आप इस भाषा में तो बात कर ही नहीं सकते। पहले तो आप प्रतिबंध इस तरह के नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा भाई मुझसे, मैं ये चीज़ तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। तो देन आई मेल्ड इट कि मैं इमीडिएट 17 फरवरी की बात है 2022 जी, और 17 फरवरी 2022 की बात है। मैंने मेल कर दिया कि मैं आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर। लेकिन मैं जाता रहा सेट पे, क्योंकि वो बुलाते रहे। मैं इसलिए जाता रहा कि हमें भी पता है कि कोई लंबा शो चल रहा है तो आपकी स्टोरीज़ है या रोल है वो ख़त्म हो जाए जब तक आपको जाना है। तो मैं जाता रहा। लेकिन उन्होंने फिर आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये हुआ कि हमारे इंडस्ट्री में एक नियम है कि पैसे आप 90 दिन बाद क्लेम कर सकते हैं। ये एक बड़ा अजीब नियम है, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर 1 जनवरी पे किसी ने काम किया है तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल तक उसका पैसा नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल के बाद मिलेगा। वो नियम है, ठीक है, हर जगह के अपने नियम होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पर डे पे हम लोग काम करते हैं। तो ये फरवरी की बात है। मैं जाता रहा क्योंकि मैंने कहा पूरा कर लेंगे अपना काम और नया ढूंढ लेंगे, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि मैं नहीं आऊँगा। और लेकिन हुआ ये कि फरवरी में उन्होंने नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी रोक लिया आर्म ट्विस्ट करने के लिए कि आप आओ हमारे दफ्तर में साइन करो हमारे पेपर्स पे, तब हम पैसा देंगे। मैंने कहा पेपर्स भेज दो। वो उन्होंने नहीं भेजे। फिर मार्च में भी रोक लिया लगातार। तो फिर मैं लगातार काम कर रहा हूँ और आप जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो सिर्फ आर्म ट्विस्ट करने के लिए। और चूंकि आपकी भाषा मुझे स्वीकार्य नहीं थी, मैं तो छोड़ ही चुका था। फिर मैंने अल्टीमेटली एक मेल किया 5 अप्रैल को कि इफ यू डू नॉट रिलीज दिस आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। अभी तक तो मैं आ रहा था गुड जेस्चर में। फिर मैंने 6 अप्रैल से जाना बंद कर दिया। किसी ने बीच बचाव की कोशिश की? नहीं, उसमें बीच बचाव क्या होता? ये तो बहुत सिंपल था ना। आर्म ट्विस्टिंग आप मेरी कर रहे हो और आप क्यों कर रहे हो ऐसा? या तो आप ये एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई इस पेपर पे साइन करो तो हम आपको पैसा देंगे, तो फिर आप काम ही ना करने दो ना। भाई जब तक पेपर पे साइन नहीं होता आप काम ही नहीं कर सकते, या तो ऐसा करो। दैट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग। और सबसे बड़ी चीज, पैसा इस पे कोई मुद्दा ही नहीं था ना। ये तो उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग के लिए रोका, तब फिर बात अलग हुई। मेरा मुद्दा तो वो भाषा, वो व्यवहार और वो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच। माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में क्या कहा इस विषय पे? भाई एनसीएलटी में मैं गया और पैसा लेने के लिए क्यों जाना पड़ा मुझे, कि उन्होंने पैसा लेने के लिए भी क्या कहा, हमारे यहाँ एक एग्रीमेंट है, आप फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट, उस पर साइन करो तो पैसा देंगे। वो मुझे स्वीकार्य नहीं था। ऐसा क्या था उसमें? हाँ, सबसे पहली बात तो तलाक के बाद तो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन नहीं होता है ना। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप कहीं से कहीं काम छोड़ रहे हैं तो मैं ये साइन करके दूं, ये लिख के दूं कि मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊंगा तो आपसे पूछ के जाऊंगा। मैं छोड़ने के बाद? हाँ, मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मीडिया से किस पे बात नहीं करूंगा कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों छोड़ा? किसी विषय पे बात नहीं करूंगा। मतलब वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे उसमें है वो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट जो मेरी आजादी रोकता है, जो मेरे संवैधानिक अधिकार रोकता है। मैंने कहा मैं ये दस्तखत नहीं करूंगा, इसलिए मैं एनसीएलटी में गया। और वहां पे कोर्ट ने कहा कि आप सेटलमेंट करके पैसा दीजिए।
उन्होंने कोर्ट में पैसा दे दिया, मैंने उनके किसी एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। 1.05 करोड़ रुपए। जी, ऐसा ही था। नहीं, हम तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हिंदी का कोई कवि अगर अच्छा पारिश्रमिक पा रहा है अपनी मेहनत से, तो ये ईश्वर की कृपा पूरे है। हिंदी समाज के लिए गर्व की बात जी, है। ईश्वर की कृपा है। कब तक हम दरिद्रता के गीत गाते रहे? नहीं, कहीं नहीं सर। अब आप, वो जमाना गया, जी। वो जमाना चला गया जब हम सोचते थे कि बीड़ी पिएगा, चाय के लिए बैठ जाएगा, धोती वाला है। आज कवि रेंज रोवर चलाता है, मर्सिडीज चलाता है, ऑडी चलाता है, और कवि। कौन कौन सी कारें हैं आपके पास? बहुत शौक है आपको कारों का। जी, कारों का शौक है। यही 3 तो यही थी। जी थी, ये रेंज रोवर है, मर्सिडीज है, ऑडी है, और ऐसी कोई एक आध और है। अरे बता दीजिए, अपन कौन है इनकम टैक्स से लगे हुए हैं? देखिए, आपका एडिटरिंग होता है ना। ऐसे 3-4 गाड़ियों का शौक है थोड़ा सा। थोड़ा विस्तार से बताइए, हमें बहुत सब देखे। नहीं, खूब टाइम है मेरे पास भी, और आप आराम से, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं। गाड़ियों का शौक कब से है? ये पहली गाड़ी कौन सी थी? पहली गाड़ी हाँ। लूना मोपेड। हाँ। जब मैं ग्रेजुएट हो गया, और 80 दिन की मैंने 2 दफे नौकरी की LIC में। अच्छा। उस वक्त टेम्परेरी जॉब हुआ करती थी। हाँ। 80 दिन की नौकरी की, क्लैरिकल जॉब था LIC में। LIC जोधपुर में? नहीं, सिरोही। अच्छा। जोधपुर पे ग्रेजुएट होने के बाद आया, और अदर ग्रेजुएट होने के बाद भी 2 साल बाद आया, उसके बाद आया मैं। लॉ करने? हाँ, लॉ 1 साल 2 साल करने के बाद। जी, लॉ पूरी नहीं की थी। हाँ, मैं 3/4 LLB हूँ, तो 3/4 टॉपर LLB। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स थे। तो लूना थी सर, RJ चॉइस 0309 उसका नंबर था, और उनसे कमाई भी मैंने वो लूना खरीदी थी। और मैं बताऊं आपको सौरभ भाई, मैंने आदमी को आदमी नहीं समझा था जिस दिन लूना थी मेरे पास। मतलब मैं शहर में निकला ऐसा, और बैडमिंटन का रैकेट फंसा के घुमाता हुआ कि क्या बात है। और वो अकेला वाहन ऐसा था जो पेट्रोल बंद खत्म होने पे भी काम देता था, पैडल से। पर यकीन मानिए, वो खुशी मुझे जिंदगी में दोबारा महसूस नहीं हुई। जिन गाड़ियों के मैंने नाम ले लिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोन लीजिए, हर गाड़ी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं चाहे रेंज रोवर चलाऊं या मर्सिडीज चलाऊं, आज भी अंदर बैठ के मैं लूना ही चलाता हूं। मैं उस दौर से बाहर ही नहीं आया। क्या बात है। वही हूं। वो सुख कहां पैदा हो सकता है? तब मुझे मेरी पंक्ति याद आती है कि 21वीं सदी का इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। क्योंकि अभी ये विषय पूरा एक पटाक्षेप कर ही दें इसका, जी, है ना। इस सीरियल में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आपकी पत्नी का किरदार निभाया अंजलि मेहता ने। नहीं, वो स्क्रीन नेम था। स्क्रीन पे अंजलि मेहता किरदार का नाम था, नेहा मेहता ने वो किरदार निभाया। नेहा मेहता भी 2020 में शो छोड़ के गई थी। जी। आपने कभी उनसे पूछा कि क्यों शो छोड़ रही हो? नहीं, मेरी कोई बात नहीं इस बारे में। आप जब बरसों साथ काम करते हो तो कलीग से एक दोस्ती तो हो ही जाती है बेसिक की। अच्छा, क्या कंसर्न देखिए है? क्या होता है, ये देखो, सारे कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जब आप मैच्योर है, तो इस बारे में कोई बात नहीं, कभी नहीं हुई बात। तब भी निर्माताओं का वही बयान आया था जो आपके केस में आया कि सीरियल की पॉलिसी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ही वही सेम सेटलमेंट। हाँ। आपका ये बयान हमने सुना जी। आपके पुराने मित्र, और अब जाहिर तौर पर मित्र नहीं रहे, असित मोदी, वो प्रोड्यूसर, जी। उन्होंने ET टाइम्स से इंटरव्यू में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नोटिस क्यों मिला। मैं सारे ड्यूज क्लियर करने को तैयार था। हमारी टीम ने शैलेश से संपर्क किया, औपचारिकताएं पूरी करने को कहा, पर शैलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए और नोटिस भेज दिया। हाँ, तो यही अप्रैल औपचारिकता 2021 में हमारे बीच एक मामूली झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो शूट पर नहीं लौटे। परिवार के सदस्य भी लड़ते हैं। जी। शैलेश बाहर काम करना चाहते थे, कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेना चाहते नहीं, कवि सम्मेलन में हिस्सा ले ही रहा था। ये तो बात ही गलत है। कवि सम्मेलन तो हिस्सा ले ही रहा था। और जब तक ये चल रहा था शो, उसके पहले भी मैंने 2012 में मैंने कॉमेडी का महामुकाबला किया है, जो स्टार प्लस पे आता था जी। बहुत खूब किया है दबंग के लिए, जिसके 425 एपिसोड मैंने किए। और वाह वाह क्या बात है तो किया ही। उसके बाद 2013-14 में तो बहुत सारे शोज मैंने, तो वो बाहर काम करना चाहते थे, बात ही नहीं थी। ये बात ये हुई थी कि आई वेंट टू अ एपिसोड एंड द वे ही टॉक्ड, मैंने मेल में भी ये लिखा कि और टेन्योर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। ये बराबरी के लोगों से बात करने का तरीका नहीं हो सकता, और आपको ये मानना पड़ेगा कि यहां हर व्यक्ति बराबर है। वो जो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। ऑफर कब हुआ था आपको ये शो, और क्या थी उसकी रूपरेखा?
मैं कॉमेडी सर्कस कर रहा था, ये भी कमाल की बात है। तो उस वक्त फ़ोन आया इनका, प्रोड्यूसर जी, इनका फ़ोन आया और मैं जानता नहीं था। मोहन स्टूडियो में मैं शूट कर रहा था और बड़ी सहजता थी उस वक्त उन्होंने, ये बात मैं स्वीकार करना चाहूँगा, बहुत सहजता से उन्होंने ये कहा कि मैं एक शो बना रहा हूँ, तो क्या हम बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं चूँकि नॉन फिक्शन शो पहले बहुत कर चुका था, तो फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन तो वाह वाह क्या बात है, कॉमेडी सर्कस कर ही रहा था। हिंदी कवि सम्मेलन में चूँकि ईश्वर की कृपा से एक बड़ा नाम था ही, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोई वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत उत्साह में नहीं आके, और मैंने बड़ा जिसको कहते हैं थोड़ी नाइव सा भी था इस मामले में। तो मैंने कहा भाई मैं कल सुबह की फ्लाइट पकड़ के जा रहा हूँ जोधपुर, आप चाहें तो एयरपोर्ट पे मिल लें मुझसे आके। अब ये एक एक्टर प्रोड्यूसर से कह रहा है, लेकिन ही केम, वो एयरपोर्ट पे आए, मुंबई, जी मुंबई एयरपोर्ट पे। मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और उनके साथ जो तत्कालीन डायरेक्टर जो शो डायरेक्ट करने वाले थे धर्मेश, वो थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, नीले रंग की गाड़ी लेके आए थे वो दोनों। आए, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसका नाम दुनिया ने उल्टा चश्मा या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऑब्लिक, तब उसमें से एक नाम होगा, दुनिया का उल्टा चश्मा या तारक मेहता का। मैं एक शो बना रहा हूँ और तारक मेहता का रोल आप करेंगे, बस इतनी सी बात। वापस आए जब हम बातचीत कर लेंगे, दैट वाज दैट। फिर वापस आए, फिर बातचीत हुई। और कब आप लोगों को ये इल्हाम हुआ कि दिस शो इज नाउ टॉक ऑफ द टाउन? अब ये लोगों की, इसमें बोले गए डायलॉग लोगों की भाषा का हिस्सा बन गए हैं, इसके संवाद हिंदी के मुहावरा कोश में शामिल हो चुके हैं, और अक्रॉस द एज ग्रुप, अक्रॉस द इनकम ग्रुप इस शो की अपील है, बिना किसी भड़कीले मार्केटिंग स्ट्रेटजी के। ये मुझे तब लगा कि भाई बतौर कवि तो बहुत प्यार सदैव मिलता ही था, लेकिन 3 साल के बच्चे को नहीं पता कि मैं कवि हूँ या नहीं हूँ। 4 साल का बच्चा नहीं जानता, आपकी मेरी पीढ़ी सब जानते हैं और कविताएं याद भी रखते हैं, सुनते हैं, तो वो प्यार वो इज्जत सदैव थी। 100 एपिसोड हुए होंगे। मैं किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट था सूरत में, और वो इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर हज़ारों लोग, और वो जब हज़ारों लोगों का शोर मेरे लिए जब मैंने सुना था, हिंदी कवि सम्मेलन तो सुनते ही थे, लेकिन इस चीज़ के लिए, और वो सारे लोग, वो जो बच्चे जो शोर कर रहे थे, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि यार ये कुछ अलग है। तो तब महसूस हुआ, और उसके बाद तो खैर जाहिर है। बताइए, कोई और नॉन फिक्शन शो या फिक्शन शो जो आप करने वाले हैं? अभी वाह भाई वाह के 401 एपिसोड अभी मैंने पूरे किए शेमारू पे। 5 अगस्त को एक सीज़न उसका पूरा हुआ है, अब दूसरा सीज़न ईश्वर चाहेगा तो जल्दी आएगा। और फिक्शन अभी ऐसा कोई पाइपलाइन में नहीं है, आएगा जरूर करूँगा। बातचीत चल रही है? बातचीत चली 2-4 जगह, लेकिन वो हमारे यहाँ तो है ना, जब तक आप प्लेन उड़ ना जाए, लैंड ना कर जाए, तब तक आप क्या जाने। ठीक है। हाँ भाई, अब आपकी दोस्ती कैसी है ऑन स्क्रीन, जैसे जेठालाल के साथ थी, क्योंकि वो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद की गई। अब हम ऑन स्क्रीन हम है ही नहीं, तो क्या ऑफ स्क्रीन? नहीं, ऑफ स्क्रीन देखिए क्या है, हर व्यक्ति व्यस्त है हमारी उस इंडस्ट्री में, हर आदमी अपने काम में इतना मशगूल है और इतना मसरूफ़ है कि इस तरह से बातचीत करने के कभी मौके आते ही नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कभी मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे जैसे हमेशा मिलते थे। ऐसा होता है, हमने कई दोस्तों से सुना जो इंडस्ट्री में है कि जब तक शूट चल रहा होता है सब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बहुत केयरिंग, लेकिन उसके बाद बहुत कम राब्ता रह जाता है। दुनिया का भी यही हाल है, एक्चुअली बहुत कम राब्ता रह जाता है, दुनिया का भी यही हाल है। जब तक काम है तो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, जब तक काम नहीं है तो फिर मिले ना मिले, दुनिया भी ऐसी है। पक्के दोस्त हैं आपके मुंबई में? क्योंकि हमने जब आपके दोस्तों से बात की शो को लेके, तो उन्होंने कहा कि शैलेश लोढ़ा कैन गो टू एनी लिमिट, और कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों की मदद करने को लेके। वो फ्लाइट पकड़ के आ जाएगा, वो थैली में 25 लाख रुपए रख के भेज देगा। ये किसने बताया आपको 25 लाख वाला? सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है, वैसे आपके रिस्पॉन्स से पता चल गया था कि सही है जी, लेकिन वही तो मित्रों की मदद करने के लिए वो किसी भी लिमिट में जा सकते हैं। अब देखिए क्या है ना, मुंबई में मित्र हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में जो है वो मित्र मेरे बहुत कम है। इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ मित्र 2 जो हैं जो बड़े सीनियर हैं, एक तो मार्कंड अधिकारी जी जिन्होंने सब टीवी जी बनाया था, श्री अधिकारी ब्रदर्स जी, एक राजा रंचो सीरियल आता था उनका। जी, अधिकारी ब्रदर्स, पहला शो मेरा वाह वाह उन्हीं के लिए आया था, जनमत टीवी पे, सब टीवी पे। हाँ, उसके बाद लाइव इंडिया पे। हाँ, लाइव इंडिया। हाँ, तो सब टीवी पे पहला शो वाह वाह, तो वो है। आनंद पंडित जी हैं, ये लोग बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े, लेकिन ये तो इंडस्ट्री में मित्रता मेरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इंडस्ट्री के इतर जो है वो मेरे सारे दोस्त हैं।
रही बात 25 लाख की या फ्लाइट पकड़ के जाने की, देखिए मित्र जो हमारे 2-3 शब्द ऐसे हैं जो बहुत ओवर यूज्ड है और बहुत अंडर फेल्ट है, जिसमें एक दोस्त है। हम बहुत आसानी से कहते हैं मैं, मेरा दोस्त है। फिर दोस्त है तो फिर जिम्मेदारी है। दोस्त की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, दोस्त तकलीफ में नहीं होना चाहिए, और दोस्त तकलीफ में हो तो उसे पता होना चाहिए कि कोई तो है जो इस वक्त यहाँ आके खड़ा होगा। मैं अपने आप को उस रूप में पाता हूँ। एक मकान बेच रहा था वो, और मेरे पास फ़ोन आया, तो नाम ले लेता हूँ, संजय झाला, वो जयपुर में है वो, तो बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो मैंने कहा तुम मकान क्यों बेच रहे हो पैसे के लिए? मैंने कहा तुम मुझे 1 दिन का तो समय दो, आधे दिन का समय दो, और फिर जैसा होता है। दोस्तों के चक्कर में जसवंत सिंह को फोन घुमा दिया। देखो मंत्रियों को या बड़े अधिकारियों को अगर किसी का काम है, कोई अटक गया है, तो अगर क्या दिक्कत है फ़ोन करने में? ज़्यादा ना करेगा ना कोई, तो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? नहीं, हम तो ये अच्छी बात है स्टारडम का सही इस्तेमाल। जी हाँ, मैं लोगों के काम के लिए कहता हूँ लोगों को, भाई अगर इनका कोई काम हो सके तो आसानी से कर दीजिए। मित्रता तो वही है, ठीक बात। वरना तो आजकल की दोस्ती का यही एक कायदा, उससे ही उतनी दोस्ती जिससे जितना फ़ायदा। सर मेरे 2 क्वेश्चन होंगे। जी। इंस्टाग्राम पे आपने मेरे ख्याल से 2020 में डेब्यू किया था अपना, सोशल मीडिया आपको पसंद नहीं था। जी बिल्कुल नहीं। 2020 से लेके 23 तक का सफ़र आपको एज अ यूज़र कैसा फील हुआ है? वो ऑल ऑफ सडन फॉलोइंग लिस्ट मिलना, क्या अभी रील्स देखते रहते हैं? आप बच कैसे सकते हो? उसमें तो आता है ना वो बार बार चला आता है। मैं आज भी कंफर्टेबल नहीं हूँ सोशल मीडिया से, लेकिन जब इतने नकली पेज बन गए तो मुझे बनाना पड़ा कि भाई मैं शैलेश लोढ़ा हूँ। तो हाँ है, और मुझे भी लगा अच्छा, फेसबुक पे मेरे कोई 2-3 मिलियन के आसपास फॉलोअर हैं, और इंस्टाग्राम पे कोई 1.34 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो अब वो मुझसे क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपना, हाँ ये ज़रूर, मैं लिखता देवनागरी में हूँ, जो कुछ भी लिखता हूँ लिखता देवनागरी में हूँ, अंग्रेजी में नहीं लिखता, मैं रोमन में नहीं लिखता देवनागरी में हूँ। अपने शेर लिख देता हूँ, अपनी कविता की 2 पंक्तियाँ लिख देता हूँ, कभी कुछ करता हूँ वो लिख देता हूँ। जैसे देखना है देखें, न देखना है देखें, क्योंकि वो चूंकि अब एंगेज हो चुके हैं और मेरा एक पेज है, उन्हें लगना चाहिए कि असली यही है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अदर फोल्डर भी चेक करते हैं जिसमें मैसेज आते रहते हैं? कभी कभी ज़रूर कर लेता हूँ। कोई बहुत अच्छा, बहुत मर्मस्पर्शी मैसेज आया हो, कोई मर्मस्पर्शी? पुराना दोस्त जिसने आपको खोज लिया हो उस मीडियम के जरिए, या कोई बहुत अजीब सा मैसेज? पुराने दोस्तों को खोजने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मैं उन्हें कहीं जाने ही नहीं देता, वो सब आसपास हैं ही, कहीं ना कहीं वो टच में ही है, तो उन्हें खोजने की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन हाँ, लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो जब जिन कवियों को मौका मिलता है तो वो मैसेज करते हैं अपने। बड़ा कई बार तो अजीब लगता है, मैंने कहा ऐसा मत करो, भगवान की तस्वीरों के साथ तस्वीर लगा रखी कि आपने हमें, वो ऐसा मत करो भाई, मना किया, उस तरह के भेजते हैं। लेकिन ठीक है, बहुत कम करता हूँ, लेकिन कर लेता हूँ कभी कभी। जब हम कॉमेडी के पूरे इंडस्ट्री में ऐसे देखते हैं, मुझे याद है बचपन में जब हम ऐसे शो देखा करते थे, तब वो कैरेक्टर पति पत्नी के जोक्स हुआ करते थे, तब उसमें पत्नी थी। आज हम स्टैंड अप्स देखते हैं तो उसमें वो गर्लफ्रेंड कैरेक्टर हो जाती है, जिसको लेकर के मस्खरे में बात करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम लोग भी हंस देते हैं कभी कभी उस पर, लेकिन अकेले में वो चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक फील होती है कि मैं कैसे हंस सकती हूँ उस चीज़ पर। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। और आपने क्वेश्चन भी उठाया था कपिल शर्मा शो को लेकर के, इन पूरी चीज़ों को क्लब करते हुए आपका क्या परसेप्शन है कि क्या होना चाहिए? मुझे क्या लगता है, उपहास हास्य नहीं होता पहली बात तो, लेकिन हमारे देश में रहा है, हम उपहास कर, हमारे यहाँ तो कोई केले के छिलके से फिसल जाए तो हम हंस पड़ते हैं, किसी का पैंट फट जाए तो हम हंस पड़ते हैं। हमारे हंसने के लिए किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती। मैंने हमेशा ये कोशिश की, मैं ये जब पिछले इतने सालों से शो कर रहा हूँ, फॉरेन शोज़ और जो मेरे होते हैं कॉमेडी के और जो कविताओं के, मेरे पास हंसने के लिए मैं खुद पे हंसूंगा, मेरे परिवार पे हंसूंगा, लेकिन बजाय इसके कि मैं आप पे हंसूं, मैं अपने पे, मैंने मारवाड़ी हमारा जो ब्रांड है कि हम क्या होते हैं, तो मैंने उस पर चीज़ें निकाली कि हम क्या हैं, तो हम बजाय लोगों पे क्यों हंसें। और रही बात स्टैंड अप की, तो यहाँ आप मेरी बात से इत्तेफाक शायद न रखें, क्योंकि देखिए वो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत सीमित है, वो उसी एक दायरे और उस यूथ के आसपास है जिंदगी। हम लोग 50-50 हज़ार लोगों के सामने जब बोलते हैं ना, तो आपको 50,000 लोगों से एक साथ डील करना पड़ता है, तो वहाँ आपको बहुत सोच समझ के बात करनी होती है। तो मैंने हमेशा ये तय किया हुआ है कि भाई हंसने के लिए मेरे घर में लोग हैं ना, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, मैं उन पर बात करूँगा बजाय किसी के किसी और पे बात करूँ। और पत्नी और गर्लफ्रेंड तो हंसने की चीज़ तो नहीं है। आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के काम को फॉलो करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, फॉलो नहीं करता। इत्तेफाक से किसी का देख लिया और आपको लगा हो कि ठीक है यार, मैंने ठीक देखा, जी मैंने देखा, कोई लगता है आपको ठीक जी कर रहा है? जी जी, मुझे कुछ ठीक लगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे विपुल गोयल मुझे
कुछ जोक्स विपुल के मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे अंदाज बस्सी का अच्छा लगा, जो एनेक्डोट कहने का अंदाज है वो अंदाज अच्छा लगा। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि आप हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों में जो हमारे कवि हैं जो 30,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख लोगों की भीड़ के साथ डील करते हैं, कभी आके देखिए और देखिए कि क्या है। 200 लोगों का एक हॉल जिसमें गाली गलौज की भाषा, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है ऐसा, और उस भाषा में लोग हंसते भी हैं। मुझे नहीं मालूम उसमें हंसने जैसा क्या है, लेकिन भाषा, वो अंदाज, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये विधा अलग है, वो विधा अलग है। लेकिन कुछ लोग इसमें बड़े कमाल के, जैसे मैंने कहा ना, बस्सी का जो अंदाज है, एनेक्डोट जो कहता है जिस अंदाज से, खुद भी हंसता हुआ थोड़ा थोड़ा साथ में, और दैट्स वेरी नाइस। और विपुल के जोक्स मुझे अच्छे लगे, मैंने 1-2 बार सुने तो मुझे बड़ा मजा आया सुन के। ऑलराइट, कपिल शर्मा का जिक्र आया जी। कई लोगों ने, हमने कमेंट बॉक्स में भी लिखा जब हमने कहा कि आप आ रहे हैं, कि एक समय था जब शैलेश लोढ़ा जी कपिल शर्मा ब्रांड ऑफ कॉमेडी और कपिल शर्मा शो की आलोचना किया करते थे कि ये किस तरह का मंजर है जिसमें बुआ हमेशा फ्लर्टेशियस हैं, दादी हमेशा ऐसी वगैरह वगैरह। और फिर लोगों ने कहा कि उसी कपिल शर्मा शो में आप खुद भी गए। यही तो बात है, देखो ये बड़ी कमाल की बात है। मैंने, कपिल और मैं एक दूसरे से बड़ा, क्योंकि हम दोनों साथ स्टेज में सिंगापुर वगैरह में हमारे शो भी हमने साथ किए थे 2012 में, कॉमेडी नाइट विद शैलेश एंड कपिल। तो ये उस ज़माने की बात है जब ना ये शो था। लेकिन वो जो बात है, वो बात एक तुलना की बात थी कि भाई ये जो चीज़ है संस्कार नहीं दे रही, जो दादी वाली बात है, उस बात में मैं आज भी कायम हूँ। जो दादी वाली बात है या जिस तरह का वो है, वो संस्कार नहीं दे रही। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जाके ये ना बताऊं कि मैं क्या करता हूं। तो मैंने वहां जाके हिंदी कविता की ताकत बताई। मैंने वहां जाके जब मेरी माँ कविता पढ़ी तो हर आदमी वहां खड़ा हुआ, आंखों में आंसू लिए था। मैं वहां गया और जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें की। मैं कविता लेके गया, और कविता की ताकत जो होती है वो सारे देश ने देखी, कविता की ताकत कितनी बड़ी है। कपिल एज ए आर्टिस्ट, नो डाउट ही इज ग्रेट, और दोस्त है हमारे। बट यू डिसएग्री विद दैट काइंड ऑफ कॉमेडी? हाँ, उस तरह की कॉमेडी में बहुत सहज नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सहज नहीं हूँ जी। सीरियल्स और कॉमेडी को लेकर मैं पूछना चाह रही थी। हमने 2 थीम्स नोटिस किए। एक तो जो क्रॉस ड्रेसिंग होती है, जहाँ पे जो पुरुष का कैरेक्टर होता है वो महिला की तरह ड्रेस करता है, वो फन या लाफ्स गाना करने के लिए। और दूसरी चीज़, जैसे हमने तारक मेहता पे देखा, बट भाभी जी एक और शो वहाँ पे भी देखा कि वो अपने नेबर्स के वाइफ पे। इन दोनों चीज़ों पे टू गेट एज अ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट, आपकी क्या सोच या राय है? देखिए, हमें बड़े दुख के साथ एक चीज़ माननी पड़ेगी, हम सारे लोग जो हैं इस देश में मीडियोकर होते जा रहे हैं। आप जितने इंटेलिजेंट बनोगे आपको नहीं सुना जाएगा, आप इंटेलिजेंट बनोगे नहीं देखा जाएगा। तो लल्लन टॉप है, और सौरभ का ये कमाल है कि आप इतना इंटेलिजेंट चीज़ें दिखा के भी लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं। आप जैसा परिचय दे रहे थे युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्न से लेके वहाँ से वो बातें, देश तो रील देख रहा है ना, देश तो पतली कमरिया मेरी हाय हाय कर रहा है। 90% तो यही कर रहा है देश आज, वही रील्स चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। उसमें आप जितने इंटेलिजेंट बनोगे, सारा भाई वर्सेस सारा भाई कितना बढ़िया लिखा गया था, बट दैट वाज नॉट हिट। वुड यू बिलीव इट? वो हिट नहीं था, नहीं था। टीआरपी की रेट में वो हिट नहीं था, और सिर्फ 70 या 72 एपिसोड आए थे उसके, वो हिट नहीं था। आप मीडियोकर होते चले जाओगे, आपको बहुत स्वीकार कर लिया जाएगा, बहुत बढ़िया स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दिक्कत हमारे उसमें है। अब वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है, वो दिक्कत भाषा की भी है, वो दिक्कत फिल्मों की भी है, वो दिक्कत राजनीति की भी है, हर चीज की दिक्कत है। पत्रिकाएं खत्म हो गई, अच्छी चीजें हम पढ़ते नहीं हैं, लाइब्रेरीज बंद हो गई, देखने को वही रील्स हैं जैसा जो हम बात कर रहे हैं वो। सो हम लोग इतने सतही हो गए हैं कि अब सतही चीजें जितनी होंगी वो पसंद की जाएंगी। पर कई लोग शैलेश जी ये भी कहते हैं कि माध्यम की समस्या नहीं है, संदेश की समस्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनका पहला परिचय आपकी कविता से हो सकता है किसी रील के थ्रू हुआ हो, और फिर वो खोजते हुए और गए हों। देखिए, वो पीढ़ी हो सकती है जो कभी कविता जिसने कभी सुनी नहीं, उनके लिए जायज़ है कि वो गए हों। लेकिन इस देश में कविता की, शायरी की, संगीत की परंपरा बहुत गहरी है। जहाँ आप बुंदेलखंड सामुदायिकता से भी जुड़ी है। आप बुंदेलखंड से हैं मेरे ख्याल से, तो जिस इलाके से आते हैं वहाँ बहुत सुना जाता रहा है जी। और सुनते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, कोटा दशहरा में एक कवि सम्मेलन होता है, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख आदमी इकट्ठा होता है वहाँ सुनने के लिए। तो ये परंपराएं बहुत पुरानी है।
अच्छा, नया दर्शक तो हर विधा के साथ जुड़ता है। मुझे एक चीज बताएं आप, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, तो मेरे दिमाग में एक चीज है कि ये रील स्टैंड अप कॉमेडी की भी आती है, तो उनके लिए नया दर्शक क्यों नहीं जुड़ा? वो दर्शक वर्ग वही क्यों है जो वो एक सीमित है और सीमा में बंधा हुआ है? लेकिन इसके जुड़ा, क्योंकि देखिए कविता है, शायरी है, ये थोड़ा टूटे दिल की भी बात करती है, दिल की बात करती है, तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप जो कह रहे हैं माध्यम या संदेश की बात, माध्यम निश्चित तौर पे सहायता पहुंचाता है किसी चीज को विस्तार देने में। तो मैं समझता हूं विधा चाहे कोई भी हो, अगर माध्यम उस तरह से विस्तार दे रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जी सर, तारक मेहता उल्टा चश्मा के शो में हर कैरेक्टर की एक यूनिक स्टाइल थी, चाहे वो चाइल्ड आर्टिस्ट हो या सीनियर आर्टिस्ट, पर हम सबके फेवरेट तारक मेहता थे। पर आपका तारक मेहता के अलावा कौन सा कैरेक्टर था जो आपको काफ़ी पसंद था उस शो में, या जिसको बहुत अच्छा गढ़ा गया हो, मे बी चाइल्ड आर्टिस्ट या सीनियर? मुझे नट्टू काका बड़ा पसंद था। वो नट्टू काका, जी जी जी, वो बड़ा पसंद था, बड़ा कमाल का कैरेक्टर था वो। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्यों? देखिए क्यों, मतलब शायद बतौर इंसान मुझे वो पसंद है। पहली चीज, बड़ा सहज व्यक्ति, और वो कैरेक्टर बड़ा कमाल का था। दुकान में काम करने वाला व्यक्ति जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, जिसको अपनी तनख्वाह बढ़ने की चिंता है और थोड़ा कम सुनता है और अपनी कुछ चीज़ें ऐसी करता है जो मतलब जो सामान्य नहीं है, तो वो बड़ा सहज और सरल कैरेक्टर था इसलिए। जी मैंने अनूप जलोटा का एक इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने बोला था कि हम गज़ल गाते हैं, लिखते हैं और भगवान के गीतों के बारे में लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कार में नहीं चलते हैं या वाइन नहीं पीते हैं, हमारी एक पर्सनल लाइफ है। तो जैसे आप भी कविता लिखते हैं और सुनाते हैं जगह जगह पे, तो आपने बोला कि आपको कार का शौक़ है और आप अभी बहुत अच्छे कपड़ों में भी आए और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। तो इस पे क्या है, मतलब आपसे कभी किसी ने ये बात पे कभी कुछ कहा है कि वो एक जो कवियों का दौर होता था, झोला लेके चलते थे धोती पे, तो इस पे कभी किसी ने कोई कमेंट करके आपको बोला है? मुझे लगा कि ये पूछने वाली कि सिंगल मॉल्ट पसंद करते हैं या ब्लेंडेड। आपका नाम क्या है? शिवांगी प्रियदर्शी। शिवांगी जी, मैंने भोगा है वो। मैं बताऊं, मेरे पास एक कवि सम्मेलन के लिए मेरे पास एक ही जीन्स थी वाइट कलर की, और वही पहन के मैं शो करता था। मैं कार्यक्रम से लौटा हूँ शाम को, और एक कवि का फ़ोन आया कि दूसरे दिन माउंट आबू एक जगह वहाँ प्रोग्राम है, जहाँ के 8 घंटे की बस की ड्राइव थी, और पैंट तो गंदी थी, पैंट धुई, अब जीन्स की पैंट, उस वक्त घर में ड्रायर तो होते नहीं थे, वो सूखी नहीं, सर्दियों के दिन थे, मैं बस में सुखाता हुआ ले गया हूँ ऐसे, और वहाँ जाके शाम को पहनी और कविता पढ़ी। वो मैंने सब दिन देखे, वो सब ऐसा ही होता था, जिंदगी ऐसी होती थी। ट्रेन में वो शौचालय के बाहर आप अटैची लेके बैठे हुए हो और आप ऐसे ही जाते थे, ऐसा ही किया करते थे। तो पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो हुआ है वो वैसा ही रहे, उसमें बदलाव आना तो आवश्यक है ही। और हाँ, कपड़े, जूते, चश्मा, यात्रा, ये तो आप अपने अंदाज से कर ही सकते और करते जी। तो हम वहाँ शौचालय के बाहर जो अटैची थी, वहाँ से अगर चार्टर तक आए हैं सारे लोग, तो ये बड़ी बात है, ये ताकत है हिंदी कविता की। ये हमारे शो के प्रोड्यूसर जी, हैं उदय जी। मैं मिला है दर्शकों को भी मैं बता दूं, ये उदय हैं। जब भी आप उदय को देखें तो उदय के दोनों गालों पर आप लोग हंस क्यों रहे हैं भाई? ये लोग हंस क्यों रहे हैं? एक इन हाउस एक छोटा सा मीम चलता है, उसको लेकर इनकी क्या है वो मीम, आप बताना चाहेंगे? सर, हमारे दर्शकों से क्या परम छिपाना? मित्र दीप हैं, उन्होंने एक मीम बनाया हुआ है कि जब मैं खुश होता हूँ तो गालों पे लाल लाल हो जाता है, तो उस तरीके से वो मीम है, लाली आ जाती है। सर, मेरा सवाल था, एक वो ऑस्ट्रेलिया वाला क्या किस्सा है कि ऑस्ट्रेलिया से कोई कॉल आया था, फिर वो फ़ोन पर आप बात नहीं कर पाए, मैम ने बात की। एक आपके किसी दोस्त का किस्सा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आपको फ़ोन किया था, क्या था वो, मुझे वो भी काफ़ी आप मतलब उस कॉल के बाद काफ़ी भावुक भी हो गए थे। उन्होंने आपकी कविता को अपने अच्छा, हाँ, गुड रिसर्च। ये कमाल का। अच्छा, वो मेरा अनुज है और मेरे बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्रिय है, और आपके यहाँ आ चुके हैं गेस्ट इन न्यूज़ रूम में। लक्षराज सिंह मेवाड़ उनका नाम जी जी। है। और वो तो उनका, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता नहीं था, अभी थोड़ा बहुत ज़रूरत लगी तो, और कॉल भी रिजेक्ट पे रहता था। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक अपॉइंटमेंट लिया और उन्होंने मेरी पत्नी स्वाति को फ़ोन किया कि आई एम सेंडिंग अ वीडियो, शो इट टू चीफ, उन्हें दिखाएं, और नाउ आई विल बर्न विथ इट। समझ में नहीं आया उन्हें भी कि इसका क्या मतलब हुआ कि नाउ आई विल बर्न विद इट। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपॉइंटमेंट लेके
मेरी एक कविता, माँ कविता है, उसकी 4 पंक्तियाँ उन्होंने अपने हृदय स्थल पे उसका परमानेंट टैटू करवाया और कहा कि अब इस शरीर के साथ ही ये पंक्तियाँ जाएंगी। तो ये उनकी माँ के प्रति सम्मान, हिंदी कविता के प्रति सम्मान और कवि के प्रति सम्मान। तो बड़ा भावुक हो गया था जब वो वीडियो, मैंने मैडम को कहा मैं पूरा वीडियो देखूंगा नहीं, ये लिखा हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक क्षण ऐसा था जो जिंदगी भर न भूलने वाला हो, ये अद्भुत था। आप हमें उस कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं? ये माँ कविता तो वैसे बहुत लंबी, जिन पंक्तियों की बात मैं कर रहा हूँ वो कविता मैंने 12 साल की उम्र में लिखी थी। उस कविता को आज मैं खारिज करता हूँ, वो बच्चे जैसी ही कविता है। जो बाद में माँ कविता लिखी वो तो अलग है, जो मैंने बहुत सारे शोज़ में सुनाई भी है और बड़ी लोकप्रिय कविता है। उस कविता की पंक्तियाँ, तब 12 साल के बच्चे को ये पता नहीं होता कि माँ को आप परिभाषाएं नहीं दे सकते। 12 साल का बच्चा क्या जाने, लेकिन तब मैंने लिखा था कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह एक अभिलाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। हम समुद्र का है तेज वेग तो झरनों का वह निर्मल स्वर, हम एक शूल है तो वह सहस्त्र ढाल प्रखर, हम दुनिया के हैं अंग वह उसकी अनुक्रमणिका है, हम पत्थर के हैं संग वह कंचन की कणिका है, हम बकवास हैं वह भाषण है, हम सरकार है वह शासन है, हम लवकुश हैं वह सीता है, हम छंद है वह कविता है, हम राजा हैं वह राज है, हम मस्तक है वह ताज है, वही सरस्वती का उद्गम है, वही एक सुभाषा है, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, बस यही माँ की परिभाषा है। तब ये लिखा था, तो उसकी 4 पंक्तियां उन्होंने गुजवाई थी। आज मैं खुद इस कविता को खारिज करता हूं कि माँ को परिभाषाएं आप दे नहीं सकते, क्योंकि जिस माँ ने हमें लिखा हम उस पर क्या लिखेंगे। तो जो कविता मेरी बड़ी लोकप्रिय हुई वो ये थी कि जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, वो ये कविता थी। हाँ जी, हाथों में सना आटा होगा वाली जो कविता ये है, देखिए अब आप, ये एक कवि के लिए इससे बेहतर कोई क्षण नहीं हो सकता सौरभ भाई। जो उस पलट कविता के की किचन पंक्ति में इन्हें याद देखूंगा, है। माँ के चले जाने के बाद के लिए है वो। ये एक पंक्ति याद पलट है के इन्हें। किचन में देखूंगा तो मतलब लगेगा कि माँ है, लेकिन माँ के हाथों में सना आटा होगा, लेकिन पलट के देखूंगा तो वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, आपको कविता मेरी याद है पंक्तियां, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। जी सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई माँ वाली कविता पे। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आप किसे पढ़ के और किसे सुन के कविताएं पढ़ने और कविता में इतनी रुचि आपकी जागी, आपके फेवरेट लेखक या कवि कौन रहे? देखिए क्या है, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है और मैं अक्सर इसका ये जवाब देता हूँ कि कई बार मुझसे पूछते हैं कि लोग आप में कविता का शौक कैसे पैदा हुआ, और मैं कहता हूँ मैं शौक लेके ही पैदा हुआ था। मैं आज भी जो कुछ करता हूँ मुझे नहीं पता मैं कैसे करता हूँ, वो ईश्वर प्रदत्त है। मैंने हिंदी बतौर विषय कभी नहीं पढ़ा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। फिर मैंने लॉ के 2 साल पढ़े और आखिरी साल के 2-3 पेपर। क्यों छोड़ दिया सर? फिर एकदम ज्ञान हुआ कि मुझे नहीं बनता वकील। आखिरी में बिल्कुल 2 साल करने के बाद तीसरे साल में 2-3 पेपर देने के बाद लगा कि यार छोड़ो यार, बाहर निकलो। कितना बढ़िया लगता है, एकदम आप वकील वाले कपड़े पहन के कविता पढ़ रहे होते। और बात अलग होती फिर तो, और दलील भी ठीक होती फिर तो। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया। मतलब ये तमाम चीज़ें कि हिंदी पढ़ी नहीं कभी मैंने, तो ये पढ़ा नहीं कभी। लेकिन कुछ होती है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं 2.5-3 साल की उम्र में फुटबॉल पे ऐसी किक मारते हैं जैसे कोई पेले हो, वो ईश्वर कुछ करके भेजता है। तो मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है उसने मुझे दे के भेजा। 7-8 साल की बरस में मेरे बाल सभाओं में पढ़ता था। मावली एक छोटा सा गांव है, वहाँ रहता था। 78 की बात होगी, शायद 79 की। वहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, मैं आयोजक के पास चला गया, मुझे एक चुटकुला सुनाना है, मैंने चुटकुला सुना दिया जाके बिना किसी उसके। लोग हंस पड़े। तो पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे? जी, वो मावली में उस वक्त समाज कल्याण विभाग में माता पिता दोनों थे, तो काम करते थे। वो सुना दिया। एकाभिनय कर लिया जिला प्रतियोगिता में। फिर बहुत बीमार हुआ, अकेला रहता था। पर मेरे पास पत्रिकाएं बहुत रहती थी, जो जिनसे सीखा ना, वो हिंदी फिल्में और पत्रिकाएं, 2 चीज़। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, चंपक, नंदन, पराग, चंदा मामा, दिनमान भी आती, दिनमान, सारिका, कादम्बिनी, नवनीत, और अपनी उम्र से सारे आगे की पढ़ता था। और कॉमिक्स। हाँ, फिल्में भी बता दीजिए। फिल्मों का तो मैं दुर्दांत शौकीन था। दुर्दांत? जी, मतलब एकदम पूछिए मत। आज मतलब फिल्में अभी भी देखो, अभिनय और फिल्में देख के मैं बड़ा रोमांचित होता हूँ। फिल्म और संगीत, सिनेमा और शायरी, ये जो 3 चीजें हैं, ये बड़ी। कवियों को पढ़ते हैं आप? देखिए, पढ़ने के मामले में बहुत खुला हूँ, सब पढ़ लेता हूँ मैं, जो अच्छा दिखे पढ़ लेता हूँ। सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। पत्रिकाएं पहले बहुत पढ़ता था, वो बंद हो गई। मैं आत्मकथाएं बहुत पढ़ता हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा रुचि जो है वो बायोग्राफीज में रहती है।
उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शैलेश भाई, इस तरह के सवालों के पीछे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हासिल करने का लोभ होता है। जी, समझता हूं मैं कि जब किन कवियों को पढ़ते तो इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये मैसेज करते हैं कि साहब हम पढ़ना चाहते हैं, किन्हें पढ़ें। जी, तो देखिए आप जैसे लोग जब बताते हैं तो उनको एक राह दिख जाती है, अच्छा शुरुआत आप इनसे कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। जैसे आत्मकथाओं की मैं बात करूं, किशोर साहू एक अभिनेता हुआ करते थे, डायरेक्टर हुआ करते थे एक जमाने में। अगर आपको वैसे याद नहीं आएगा इस पीढ़ी के लिए, गाइड एक फिल्म थी देवानंद साहब की, तो जो वहीदा जी की जो हस्बैंड बने थे वो किशोर साहू हैं। कैप लगाए, जी जी, तो वो डायरेक्टर भी थे। उनकी आत्मकथा है, उनका नाम ही मेरी आत्मकथा है। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आज़ादी के पहले के दौर से लेकर आज़ादी के बाद तक का पूरा इतिहास भी साथ पढ़ते चले जाएंगे और 50 चीज़ें आपको ऐसी पता चलेंगी कि यार अच्छा ऐसा भी हुआ था इस देश में जो हमें नहीं पता। उस दृष्टि से अभी मैंने वो पढ़ी, मुझे बहुत मजा आया। अभी मैंने संजीव कुमार जी की आत्मकथा भी आई थी, आत्मकथा तो नहीं थी मतलब बायोग्राफी थी, किसी और ने लिखी थी, वो पढ़ी, बहुत मजा आया। मैं सुनता हूँ, जैसे मुझे अब्बास ताबिश पाकिस्तान के एक शायर हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कोई शेर उनका? अब्बास ताबिश कहते हैं कि जख्म से फूल गिरे, फूल से खुशबू आए, मैं उससे बात करूं जिसे ये जादू आए, यूं तो चांद चेहरे मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, इश्क उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। क्या बात, ये अब्बास ताबिश है। तो ये उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हिंदुस्तान में कुछ नया, जुबैर अली ताबिश, मैंने वाह भाई वाह में उन्हें पहली बार बुलाया जी, एक शेर सुन के बुलाया, तो मैंने क्या कमाल लिख रहे हैं लोग। क्या शेर है? उनका मिसरा यूं था कि खाली बैठे हो तो एक काम मेरा यूं कर दो ना, एक अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना, ध्यान से दाना पानी देते हो तुम पंछी को, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। वाह। तो ये जो नया अंदाज है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खूब सुनता हूँ और पढ़ता तो खूब हूँ, अखबार सारे चाट लेता हूँ सुबह सुबह। ये मैं पढ़ता हूँ। तो जब मैं बीमार हुआ, मेरे माता पिता ने वो दफ्तर चले जाते थे, मैं अकेला था, दोनों बहनें हॉस्टल में थी, रजिस्टर हाथ में थमा दिया, पेन देते थे, कुछ लिखता रहूँ करता रहूँ, तो उसमें कविता बन गई। और भाग्यशाली ईश्वर ने दिया, 30 सितंबर के महीने में, ये सितंबर का ही महीना है, 19 सितंबर, 10-12 सितंबर को मैंने कविता लिखी, पिताजी को सुनाई। सिरोही में रहता था मैं, राजस्थान में, सिरोही एक ज़िला है और मेरी बड़ी खूबसूरत यादें वहाँ की। वहाँ से 38 किलोमीटर दूर एक गाँव था सुमेरपुर, वहाँ का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने वाला था 30 सितंबर को। तो हमारे पिताजी और पिताजी के एक मित्र जो हमारी मम्मी के मामा जी भी थे, उनका स्कूटर उधार लिया, वो मैं और वो निक्कर पहना हुआ शैलेश लोढ़ा दीपक, और वहाँ गए और सीधे ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी और जब 20-25 हज़ार लोगों की तालियां बजी तो फिर बाल कवि हो गए। आपने शायद ट्विटर पे या इंस्टा पे इसके बारे में लिखा भी था एक बार, एक तस्वीर हमें मिली जी, है एक तस्वीर वो जो घर की, उस घर में जहाँ मैंने जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल निकाले। वो ऊपर एक 8x8 का कमरा था जिसमें मैं ग्रेजुएट हुआ, दोनों बहनें पोस्ट ग्रेजुएट हुई, जिसमें एक ही कमरा में हमारे मम्मी पापा का भी कमरा वही, मेहमानों का भी कमरा वही, पूजा का भी कमरा वही, खाने का भी कमरा वही, हमारा भी वही रहते थे। तब मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी 10x10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकंड हैंड स्कूटर का टूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरतावा विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज़ रोज़ सलाम, बनिए के बेटों को झुक झुक राम राम। असल में मेरी ज़िंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है और 10 तारीख तक ख़त्म हो जाती है। और उसी अंदाज में कहा था कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, हमारे हैंडपम्प हुआ करते थे, पानी नहीं आता था, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। क्या बात है। तो ये भाव वहाँ रहा। जब आप ये बता रहे हैं तो आज जिस तारीख को हम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये देश की राजनीति के लिए, देश की महिलाओं के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने ये फैसला भी लिया है और अब उसे सदन में प्रस्तुत भी कर दिया है कि विधायिका में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण होगा। निश्चित। एक अच्छा समाज वही होता है जहाँ पर किसी भी किस्म का भेदभाव ना हो और लैंगिक आधार पर तो बिल्कुल भी ना हो, जेंडर के बेस पे। आपकी जेंडर सेंसिबिलिटी को लोग बहुत सराहते हैं। छुटपन से ये देखना कि पिताजी भी दफ्तर जाते हैं, माँ भी दफ्तर जाती है, काम का आपके लिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये एक किस्म की सबलता भी देता होगा, संवेदनशीलता भी। बहनें हैं, पढ़ाई कर रही हैं ना, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, आज भी मेरी पत्नी काम करती है और बहुत बेहतर काम करती है, इतने सालों से काम कर रही है, अत्यधिक घनघोर परिश्रमी है और जीनियस है। मतलब मैं
उनके मुकाबले तो 2-1% भी नहीं हूँ। आप सहायक हैं आपके शब्दों में। सहायक भी, हाँ, मतलब 11 किताबें लिख चुकी हैं वो जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, और अभी डायरेक्टर हैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की, और इतने वर्षों से काम कर रही हैं। MET जी, मुंबई में। तो 26 साल की उम्र से वो काम कर रही हैं। मैं 11 साल की उम्र से शुरू हो गया था, लेकिन बीच में रुक गया थोड़ा सा। तो वो उन्हें देखता हूँ, मेरी माँ को देखता हूँ, और इन दोनों महिलाओं को जब मैं देखता हूँ तो मैं चमत्कृत हो जाता हूँ। मेरी माँ विकलांग है, 1988 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो बैसाखियों पे है। आज भी दोनों वक्त 78 साल की उम्र में वो खाना बनाने वाले को हाथ नहीं लगाने देती, रसोई पे खाना खुद ही बनाती है, दोनों वक्त बैसाखियों के साथ। और दूसरी बात जो मैं अक्सर कई बार मंच से भी कहता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं कोई भी काम शुरू करने के पहले मेरी माँ को फ़ोन करता हूँ, और ख़त्म करने के बाद उन्हें वापस फ़ोन करता हूँ। जैसे अभी इंटरव्यू शुरू हो रहा था, मैं अंदर आते हुए कहा मैं जा रहा हूँ, अभी ख़त्म होगा तो कहूँगा हो गया, हमेशा। तो कई बार तो कार्यक्रम रात को 3 बजे भी ख़त्म होते हैं, 4 बजे भी ख़त्म होते हैं। हिंदुस्तान में कार्यक्रमों की परंपरा ऐसी है, और विदेश में रहते हैं तो टाइम का डिफरेंस रहता है, और मैं हमेशा फ़ोन करता हूँ। बात बड़ी ये नहीं है कि मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ, बात बड़ी ये है कि वो विकलांग औरत 4 बजे तक भी मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती है, और जब तक मैं फ़ोन नहीं करता तब तक वो सोती नहीं है। मैंने इस तरह की संवेदनाएं मेरे यहाँ देखी, और वो 20-20 किलोमीटर, उस ज़माने में समाज कल्याण विभाग में काम करती थी, तब साधन नहीं होते थे, 10 किलोमीटर पैदल चल रही हैं, और उसके बाद खाना बना के हमें खिला रही हैं, वो मिट्टी की हांडी में जो दाल बनाती थी वो कुछ नहीं। और डॉक्टर स्वाति लोढ़ा MBA फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने पास किया, और मुझसे शादी हो गई, 3 सेमेस्टर शादी के बाद किए, सर्दियों में पहनने का एक भी कपड़ा नहीं था, और बिना गर्म कपड़े के कॉलेज वो जाती थी, स्वैश खोला, कुछ भी नहीं। हम लोग मैंगलोर बस में गए थे, बचपन और जवानी में समान घटना। मेरी माँ हमें उदयपुर घुमाने लेके गई थी, दोनों बहनों के साथ। हम एक रेस्टोरेंट में गए, उसमें दीवार पे रेट लिखी रहती थी खाने की, दाल इतने रुपए, वो रुपए। अच्छा, क्या होता है, अभावों की कोई भाषा नहीं होती है, तो हमें किसी को एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप खा नहीं पाएंगे। एक ने दूसरे की तरफ देखा, दूसरे ने तीसरे ने देखा, सब बाहर निकल गए कि हम खा नहीं सकते थे। कट टू आफ्टर मैरिज, स्वाति लोढ़ा जो एक अच्छे परिवार से आती हैं और MBA टॉपर थी, MBA एंट्रेंस टॉपर थी। हम मैंगलोर से बस में आ रहे थे, मुंबई में एक जगह सायर, वहाँ बस से उतरे, वहाँ एक रेस्टोरेंट हुआ करता था शायद पेनिनसुला, हम अंदर गए, कुछ खा लेते, वो रेट देखी सैंडविच की, खा ही नहीं सकते थे। फिर वो बहाना करके बाहर आना भी एक कला होती है, एक दूसरे से बात कर, अच्छा चलो चलो करके, ऐसा ना लगे कि इनके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने वो जीवन भी देखा, और वो अद्भुत है। आज वो डायरेक्टर है MET, और मैंने उनका जैसा परिश्रम करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब मैं तो घनघोर जघन्य आलसी व्यक्ति हूँ, तो बहुत परिश्रमी है मेरी माँ और मेरी पत्नी। बिटिया रानी वो अद्भुत है, वो कमाल है, वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वैसा ही है जो मेरे पिताजी का मुझसे बहुत बेहतर है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर जीन्स में मिला है, तो उसका वो प्रखर आलोचक भी है, उसका ह्यूमर बड़ा लाजवाब है, गाती बहुत अच्छा है। और एक दफ़ा फ़ोन पे ये भी पूछना पड़ा कि क्या आपके चार्जेस हैं परफॉर्मेंस के? आपकी रिसर्च जो है इसके बाद आप आश्चर्य, ये बड़ा कमाल का काम है। हाँ, ऐसा हुआ था, उसने कहाँ सुना, किससे सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने मुझ पर अप्लाई कर दिया। मैं बॉम्बे शूट कर रहा था और मैं गया, तो उस वक्त मैं कॉमेडी का महामुकाबला और 3-4 शो एक साथ करता था। तो उससे पूछा गया, आप बब्बू बोलती है मुझे कि बब्बू आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं उदयपुर। आप आ रहे हो मुझसे मिलने जोधपुर? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रहा, जाना है मुझे। थोड़ी देर बाद फ़ोन आ रहा है, आप कहीं जाते हो तो एक दिन के कितने पैसे लेते हो किसी प्रोग्राम में जाने के? आपको उदयपुर जाना था? मैं उदयपुर में ही था, और वहाँ से 3.5 घंटे की दूरी पे नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे शूट के लिए पहुँचना था। सुबह 7 बजे पहुँचना है तो पहुँचना है। कितने पैसे लेते हो? क्यों? बोले कि हमारा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म करने वाली हूँ अगले हफ्ते, तो मैं प्रिंसिपल से कहूँ कि आपको प्रोफेशनली बुलाए एज ए चीफ गेस्ट, तो आप कितने पैसे लेते हो? तो उस दिन मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा बड़ा नॉर्मल होते टाइम लगा मुझे। तो यहाँ ये है, तो ये मैं तो मेरे घर में 33% मैं हूँ और आसपास बड़े सशक्त लोग हैं सारे। जी हाँ जी। सर मेरा एक किस्सा है जी से जुड़ा हुआ। अच्छा, मुझसे जुड़ा? हाँ, मतलब सर किस्सा कहें, कन्फेशन कहें या बेवकूफ़ी कहें, वो डिसाइड कर लीजिएगा, ये हम लोग तय करेंगे। हाँ, तो सर हुआ यूँ कि एक बार उसनीने में मैं आपकी कविताएं सुनता हूँ, तो यूट्यूब पे सुना और आपने बोला कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी वसीम बरेलवी साहब का शेर है। सर आपने बिल्कुल ऐसे ही बोला था, मैं ये लाइन सुनना भूल गया, या शायद उसनीने में नहीं सुना होगा, तो ये मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे ही रह गई।
कुछ सालों के बाद मैंने उसको अपनी एक टेक्नोलॉजी की स्टोरी में इनकॉर्पोरेट कर दिया और मुझे लगा कि मतलब वो ऐसे होता है ना चौड़ में, क्या टेक्नोलॉजी में लिखी है, एडिटर पक्के से मेरी तारीफ करने वाला है, लेकिन मैंने लिखा कि ये शैलेश लोढ़ा की लिखी हुई है। नहीं, वसीम बरेलवी साहब का सर अब मैंने तो लिख दिया और जब मेरे एडिटर ने उसको पूरा एडिट किया तो वो फिर आके मेरे को बुलाए, बोले बहुत अच्छा लिखा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ये शैलेश लोढ़ा जी ने नहीं लिखी है, वसीम बरेलवी की है। तो वहाँ मैं थोड़ा सा खेल गया, मैंने बोला हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैंने शैलेश लोढ़ा जी से सुनी है तो मैं तो उन्हीं की मानूंगा। ये बड़ा कमाल है। ये हिंदुस्तानी आदमी करता है, कोई चीज अगर नहीं आती, अभी याद था बस। नहीं, मैंने बोला मैंने तो उनके मुंह से सुनी थी तो मैं तो यही मानूंगा। फिर उन्होंने बाकायदा उसको सुधार के लिख दिया। मैंने उनको आज तक नहीं बताया कि मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचा आपके सामने बता दूं। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बता दिया। कई बार क्या होता है ना, हम जैसे वीडियोस में बोलते तो आगे पीछे का लोग निकाल देते थे, लोग समझते। जैसे हस्तीमल हस्ती जी का मैंने एक शेर पढ़ा था एक जगह, बड़ा खूबसूरत शेर था। हस्तीमल हस्ती जी ने कहा था कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, चेहरे पे चमक पसीने की है जनाब, विरसे में हमें कभी कोई जेवर नहीं मिला। तो ये शेर हस्तीमल हस्ती जी का, जिन्होंने लिखा प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ, ये गजल उन्हीं की है। तो मैंने कहा हस्तीमल हस्ती कहते हैं, तो उन्होंने हस्तीमल हस्ती तो काट दिया। अब लोग ये सोचते हैं कि मैं कहता हूँ ये बात, तो हाँ वो कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती है। कभी कोई कभी नाराज तो नहीं हुआ कि ये लोग तुम्हारी कविता जोड़ के ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि और एक मेरी बहुत खास आदत है कि किसी की भी एक पंक्ति है तो उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं एक शब्द भी है तो हमेशा, और या कोई सुनाता भी तो कहता हूँ भैया ये यहाँ इन्होंने पहले ऐसा लिखा हुआ है, तो एक वो जाहिर होता है। ये संदीप सिन्हा हैं, इनके बालक आपके बड़े फैन हैं। जी जी संदीप जी नमस्कार। एक्चुअली वो 5 साल का है सर, और उसका ना टीवी पे सबसे पहला इंटरेस्ट है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो जो आपके सारे पुराने एपिसोड्स रहता है। तो नहीं नए भी देखिए, मैं तो कहता हूँ देखिए, जरूर देखिए, शो अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपको नाम से पहचानता है, शैलेश लोढ़ा साहब आपका नाम लेता है। और तो उस कल रात से जब से मैंने उसे बताया कि आप आने वाले हो न्यूज़ रूम में, तो वो पूछा है तो साथ में कौन कौन आ रहे हैं। दिलीप जोशी जी किधर है, क्योंकि वो कैरेक्टर से सबको जानता है, सबको जानता है। तो मेरा सिर्फ यही था कि ये मैं बहुत पहले क्या था कि वो फैमिली इंटरटेनर के तौर पे वो शो आया, फैमिली के सब लोग बैठ के थोड़े से छुट्टी में मज़े लेते थे। आप थोड़े बबीता जी और जेठा भाई के जो रिश्ते हैं वो सब कुछ रहता था और फैमिली के बीच में। लेकिन ये बच्चे में ये इनफैसिनेशन कैसे आ रहा है, बच्चा कैसे इस चीज़ को पसंद कर गया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, आप बिल्कुल सही सवाल किया। अभी 3-4 साल के बच्चे को क्या मालूम स्टोरी लाइन क्या है क्या नहीं है। मुझे क्या लगता है कि उस सीरियल में जितने मुख्य अभिनेता थे और हैं, सब कमाल के, वेरी गुड एक्टर्स, और वो बहुत एनिमेटेड, सारे कैरेक्टर जो है ना बड़े एनिमेटेड है। वो बड़ा मुश्किल काम होता है, मतलब ये एक्टिंग में आपको एनिमेटेड बनना कई लोगों को बहुत आसान लग सकता है, पर ऐसा है नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। और बच्चे एनिमेशन से बड़ा हुक होते हैं। तो जितने एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं ना, उदाहरण से अगर आप समझा सकें। जैसे उसमें सहज बात करने वाले जो है ना वो कम लोग हैं, सारे में कुछ टिपिकलिटीज है, और वो टिपिकलिटीज ऐसी टोन है जिसको एक टोन है, टिपिकलिटी है, एक्सप्रेशंस है, वो काफी एनिमेटेड है। तो मुझे लगता है बच्चे जो हैं वो उससे हुक कर जाते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वो एनिमेशन, उनको लगता है एनिमेशन, तो वो इस वजह से उससे हुक कर जाते हैं। बड़ा मजा आता है जब भी आप ऐसा फिजिकल कॉमेडी होती है या थोड़ा एनिमेटेड होता है तो किड्स लाइक इट। सर मेरा सवाल हाँ, मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही था। यू लाइक इट? मेरी 6 साल की बेटी है, डुग्गू बोलता हूँ उसको। तो मैंने उसको बताया हुआ था कि डुग्गू मेहता साहब आ रहे हैं, है ना। तो बड़ा खुश हुई कि सच में आ रहे हैं। तो फिर उसका अगला सवाल मुझसे यही था कि वो कहते हैं ना कि फायर ब्रिगेड हैं जेठालाल के, तो ये पूछेगा कि सच में उनका कोई फायर ब्रिगेड है कि नहीं, कि वही है। तो मैंने कहा पक्का पूछो। नहीं, बच्चे बड़े मासूम होते हैं और उनके ऐसे सवाल होते हैं। अब इसका जवाब आप तो कई सवालों के जवाब देते ही होंगे रोज बच्चों को, इसका भी दे दीजिएगा कोई। अब इसका मैं तो क्या दूंगा, हाँ, लेकिन उसको कहना कि मेरी तरफ से बहुत प्यार और स्नेह, और तो मैं क्या कहूँगा। जी हेलो सर। हम लोग, आपने अभी बहुत बात की, साहित्य के बारे में भी बात की, कविता के बारे में बात की। तो दुनिया के साहित्य में और हर कालखंड में 2 तरह से बट गई कविता। एक मंच की कविता हो गई, एक किताब की कविता हो गई। और जो उसमें आप बात कर चुके हैं कि एक
पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा सलीका होनी चाहिए, प्री रीडिंग होनी चाहिए, जिसे कहा जाएगा कि ये कायदे की कविता है। मंच की कवियों के लिए कहा गया कि हाँ ये लफ्ज़ ज़्यादा होते हैं, इनको भाषा की एक अच्छी चमत्कारी आती है, इस वजह से ये लोग मतलब इनका सेलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इस पूरी बहस में कवि शैलेश लोढ़ा अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं और इस बहस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या नाम है आपका? सोमशेखर। क्या बात है सोम जी, क्या बढ़िया सवाल किया आपने, बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनका सेलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हमेशा हर दौर में इस देश में जो आदमी बिकता है ना उसे छोटा माना गया। समानांतर सिनेमा बड़ा है क्योंकि बिकता नहीं है। जिस फिल्म के टिकट नहीं बिक रहे उसे बड़ा माना गया, और जो फिल्में 500 करोड़ का धंधा करी है तो मतलब कमर्शियल फिल्म। कमर्श क्या, कोई भी फिल्म आप देखोगे टिकट तो लेना ही पड़ेगा ना। और जब कोई कवि सम्मेलन होता है वो लोकानंदन है, मनोरंजन है। उसमें कोई व्यक्ति जो करता है, उनके पास भाषा की समझ है, लतीफ़ा सुनाता है, वो कला है, वो बहुत बड़ी कला है। जैसे लोग कहते हैं आप चुटकुले, लोगों कहते हैं क्यों सुनाते हो? भाई चुटकुला कोई आसमान से तो नहीं उतरा है, धरती फाड़ के तो नहीं आया, किसी ने रचाई है ना, वो भी तो रचना है। और वो रचना सबसे कठिन है क्योंकि 2-3 पंक्तियों में आपको अपनी बात कहनी है। मुझे हमेशा ये लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, कि वो असफल लोग जो कमर्शियल तौर पे या मंच पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनकी कुंठा उन्हें गालियां दिलवाती है। और ये जो 2 भागों में बटा हुआ है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप समाज के लिए लिख रहे हैं और उस तक नहीं पहुंच रहा है, तो क्या अर्थ है उसका? आप 4 लोग कमरे में बैठ के एक दूसरे की पीठ थपथपा लो तो उसका कोई अर्थ तो नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है या बुरे हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग चीज है। लेकिन आप जिस वर्ग के लिए लिख रहे हो उस वर्ग तक पहुंचना तो चाहिए। और लेकिन जो बिकता है वो बुरा नहीं है, लेकिन हमारे समाज की ये परंपरा रही है, 2 चीजें, जो बिकता है वो तो बहुत बुरा है और जो समझ में नहीं आता वो बहुत अच्छा है। बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी है मुझे कभी समझ में नहीं आती, उनकी करोड़ों की कीमत है और मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ मुझे नहीं समझ में आती कि क्या है ना। लेकिन हमारे देश में महान उसे माना जाता है, अरे वाह क्या बात है। जो चीज़ समझ में ना आए वो बहुत बढ़िया है, और जो चीज़ बिके उसको लोग ये कहते हैं। शैलेश लोढ़ा अपने आप को वहाँ पाते हैं कि हाँ मुझे खुशी है कि मैं मंच का एक नाम हूँ, मैं मंच पे जाता हूँ और जो मैं करता हूँ वो लोगों के मनोरंजन के लिए करता हूँ, लोगों तक पहुँचता हूँ। इससे बड़ी जीत क्या होगी कि यहाँ जो ये साहब खड़े थे, इन्होंने मेरी कविता की पंक्तियाँ सुनाई, इन्हें वो कविता याद थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जो मेरे जीवन, मेरे रोंगटे खड़े हो गए साहब। मैं मयूरेश पाई एक संगीतकार है मराठी फिल्मों के, और बहुत अच्छे संगीतकार हैं, तो उनसे कभी फ़ोन पे बात हुई होगी। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, मेरा फ़ोन रिजेक्ट पे रहता था पहले हमेशा ही, इनकमिंग। मंच की ताकत, कविता की ताकत का एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं शैलेश लोढ़ा हूँ, जहाँ हूँ बहुत ठीक हूँ। और ये किताबें तो हमने भी लिखी और उनमें भी कविताएं तो हैं ही। अब उनको कौन पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, ये अलग चीज़ है, ये अलग एक दीगर बात है। तो मयूरेश भाई मुझे फ़ोन करते हैं, सौरभ भाई और सोम साहब आप सुने, तो मैंने कहा रिजेक्ट हो गया। मैंने वापस फ़ोन लगाया तो कि दीदी आपसे बात करेंगी। तो मैंने कहा दीदी बात करेंगी, समझ में नहीं आया, फ़ोन लीजिए। अब वो दीदी का स्वर कान में आया, आप समझ लीजिए मैंने स्वर्ग पा लिया। फ़ोन आया, उन्होंने कहा शैलेश जी मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ, और मैं रोने लग गया। मतलब अभी भी जब मैं कह रहा हूँ तो मैं भर गया हूँ। मैं उनका भक्त, और कौन नहीं होगा। लता जी, आशा जी, मतलब कौन, और कौन शैलेश लोढ़ा, कौन लता मंगेशकर। मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ और आप जो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये वाक्य सुनना मेरे लिए जीवन में इससे बड़े पुरस्कार की इससे बड़ा कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता। मैं जो बोलता हूं वो उन्हें सुनना अच्छा लगता है कि जब वो बोलती हैं, गाती हैं, जैसे सारा ब्रह्मांड सुनता है, दुनिया सुनती है। काफ़ी देर बात होती रही। मैंने फिर आज घर वालों को कह दिया आज मेरे आसपास मत आना कोई, आज मैं आदमी को आदमी नहीं समझ रहा हूँ। और उसके बाद उनके फ़ोन, अक्सर मेरी बात उनसे होती थी। मतलब कोविड के दौर में 2-3 सालों किसी से मिली नहीं, तो मैं मिल नहीं पाया। और कुछ उनसे आखिरी बात जब उनके जाने के पहले हुई थी तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी। देखिए अभी टीवी पे भी आपको देख रही हूँ और सुन भी आपको रही हूँ, आप जो कहते हैं मुझे बहुत, मतलब ये जो बात है, ये शैलेश लोढ़ा अगर वो वहाँ कमरे में बैठा होता ना तो ये फ़ोन नहीं आता मेरे पास, ये संभव ही नहीं था। ये तब हुआ जब वो वहाँ है और वहाँ जो कर रहा है मुझे उस पर गर्व है। आदमी जो काम करता है, आप आधे अधूरे मन से, यू कैन नॉट बी ए रिलेक्टेंट फाइटर इन द लाइफ। आप आधे मन से कोई काम नहीं कर सकते।
जो कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसी में बस एक फॉलो, आपने बहुत अच्छी बात जी करी सर। और इस तरह से ही परिभाषित किया जाता है। एक तो आपने बात ये भी, आपने शायद उन लोगों को बख्श दिया होगा, लेकिन कहा जाता है कि साहित्य में एक तरह की मठाधीशी भी है जो उसी को साहित्य बताती है जो उसके हाँ, सूट कौन, करता है। अरे कौन हाँ, मानते ही नहीं है, किसी हाँ, को मानते ही नहीं हो तो। राइट। हाँ। लेकिन फिर जब ये नए माध्यम आ रहे हैं, जो नए कवि आ रहे हैं, उसमें आप भी ये पॉइंट आउट करते हैं कि अभी पढ़ने की कमी है, जी। अभी वो भी तो एक तरह का एक मठ ही हो गया, मतलब ये नॉट एग्जैक्टली मठ, पर एक उस तरह की ही धारणा हो गई सोच की कि ये जो नया विस्तार है, चाहे वो रील्स के माध्यम से, चाहे वो है, वो एक अराजक कुछ है और वो नहीं है जो हम कर रहे हैं। इस तरह का एक विरोधाभास है इस नहीं, मैं सोम आपको एक बात बता, पढ़ने की कमी से ज्यादा मैं कहूँगा पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की जरूरत हर दौर में होती है। अब आप पढ़ने की जरूरत नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। अब देखो, पढ़ने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप अखबार इस पे भी तो पढ़ सकते हैं, अपने टेलीफोन पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब रील बनाने वाले तो मीडियोक्रिटी जैसे बढ़ेगी, ये सब चीजें। अच्छा, आप उसको देखने वाले आप देखें, कई बार जिस देश में मुझे बड़ा दुख होता है कई बार कि हम जब सोशल मीडिया पे होते हैं ना, हम व्यक्तियों से बात नहीं करते, हम चेहरों से बात करते हैं। नेहा कक्कड़ जी इंडस्ट्री की हैं, बड़ी हमारे सबकी मित्र भी हैं, बहुत अच्छी गायिका है। उनके 72 मिलियन, आई डोंट नो कितने फॉलोअर्स हैं, और आशा भोसले जी के 5 लाख फॉलोअर्स हैं। कोई तुलना है क्या दोनों की? आशा भोसले जी कहाँ है, नेहा कक्कड़ जी कहाँ है? तो ये सही दुनिया नहीं है। ये आभासी जो दुनिया है ना, ये सही दुनिया नहीं है। यहाँ फैलावा जो कुछ भी है, लेकिन जो लिख रहा है, अच्छा नहीं सुनोगे अच्छा कहोगे नहीं, अच्छा नहीं पढ़ोगे अच्छा लिखोगे नहीं, वो जरूरी है। और जो मैंने आपको शेर सुनाया वो जुबैर अली बिल्कुल नए हैं। क्या बात है। मैंने एक लड़के को बुलाया था, उन्हें अच्छा कवि, स्वयं नाम था उनका, क्या बढ़िया लाइनें पढ़ी उसने कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, और शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। ये इसी पीढ़ी के लोग लिख रहे हैं ना। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है। जी कुलदीप जी। मैं काफ़ी कवि सम्मेलनों में गया हूँ बचपन से। मतलब मैंने मंच वाली कविताएं बहुत सुनी हैं, वहाँ की काफ़ी भाषा मेरे भीतर अभी भी है। मैं थोड़ा मतलब इस बातचीत में मंच संचालक के किस्से नहीं आ पाए, इसलिए मेरा वो आग्रह है कि अशोक चक्रधर का नाम बड़े अदब के साथ लिया गया, कुमार विश्वास का लिया गया, आपका भी लिया जाता है, पर मंच संचालक भी बहुत सारी दुविधाओं से और कई बार बड़े अलग तरह के मज़ेदार और अतरंगी हालात से जूझ रहा होता है कि किनको पहले पढ़ने भेज दिया, फिर वो नाराज़ हो गए। हाँ, उस तरह के कुछ किस्से याद हो तो वो बताइए। देखिए, इसलिए मैंने तो संचालन करना छोड़ ही दिया अब। मैं कवि संघ के मंचों में पिछले लगभग 1.5-2 दशकों से संचालन नहीं करता। उसमें बस मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपका कम से कम सैकड़ों कवियों से वास्ता तो पड़ा, बहुत प्रसंग बता दें आप कि कई बार क्या होता है कि भीड़ किसी को सुन के अराजक हो गई, किसी को पहले बुलाने की मांग कर रही, कोई सोमरस में धुत हो गया, बहुत सारे प्रसंग हैं। कवि सम्मेलन की एक घटना मुझे याद आती है जी। जो एक्चुअल भाषा थी वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप समझ जाएंगे। हास्य के बड़े कमाल के कवि थे प्रदीप चौबे जी। हाँ जी। और प्रदीप चौबे जी हमारे उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन मेरे आज तक यही रहा कि जितने मित्र रहे वो उम्र में सारे बहुत बड़े रहे। अच्छा, दोनों घटनाएं कोटा की है, अलग अलग घटनाएं। एक मुझसे संबंधित है, एक का मैं गवाह था, और मैं और प्रदीप जी बैठे थे। उस जमाने में कवि सम्मेलन वो गद्दे और वो वाले हुआ करते थे। माइक था, माइक के जस्ट पीछे प्रदीप जी बैठे हुए और मैं बैठा हुआ। और वो बड़े कमाल के व्यक्ति थे, उनको धुन जज जाए वो कुछ भी कर सकते थे। वो 1 लाख लोगों की भीड़, एक कोई कवि पढ़ रहे थे और जनता उन्हें हूट कर रही थी। अब वो बैठ नहीं रहा था। अब उसे लग रहा था कि शायद मैं तो चला लूंगा। तो प्रदीप जी ने कहा मिस्टर चौबी, वो मुझे मिस्टर चौबी कहते थे और मैं भी उनको मिस्टर चौबी कहता था। वो प्यार से मिस्टर चौबी कहते थे, जिन जिन लोगों से मोहब्बत करते थे, मिस्टर चौबी, ऐसा उनका संबोधन था। वो मस्त आदमी थे। मिस्टर चौबी, जरा देखो मैं क्या करके आता हूँ। और वो एक माला लेके खड़े हुए और ऐसा लगभग ऐसा अभिनय करते हुए गए। अब वो माइक पे है, मैं पीछे बैठा हूँ। अब वो माला लेके घूमे, मैं देख रहा हूँ। अब उन्होंने माला पहनाते हुए उसे गाली देते हुए कहा बैठ जा वरना डंडा लेके मारेगी जनता। मतलब वहां जाके ये कहना कवि साहब, अब जो पीछे बैठा हो और जो संचालन भी कर रहा है उसका क्या हाल हुआ होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज़। और कोटा की घटना 83-84 रहा होगा। मधु पांडे जी संचालन कर रहे थे, जैमिनी हरियाणवी जी, बाल कवि बैरागी, उदय प्रताप सिंह जी, अशोक चक्रधर, सब कवि, और बाल कवि शैलेश। और वहाँ लाठी चार्ज हो गया बुरी तरह से। ये भी कोटा की घटना है? ये भी कोटा की घटना है। लाठी चार्ज हो गया, तो बड़ा कवि सम्मेलन था। अब लाठी चार्ज होने के बाद किस तरह व्यवस्था ठीक हुई, तब संचालन को ये दिक्कत कि अब किसको कविता पढ़ने बुलवाए। हर आदमी के कैसे उखड़े हुए माहौल में हमें कैसे खड़ा कर दिया, तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। मैं बुला रहा हूँ बाल कवि शैलेश लोढ़ा को, सबसे सेफ जो कहते हैं ना यही था। मैं खड़ा हो गया
और उस ज़माने में मैंने पुलिस पे कोई व्यंग लिखा था एज ए किड, बच्चे के, वो मैंने सुना वो बड़ा सुपर हिट हो गया, सब ऐसा हिट हुआ कि माहौल सारा ख़त्म। तो बालकवि बैरागी जी खड़े हुए मेरे बाद और उन्होंने कहा कि भाई आज से ठीक 1984-85 की बात है कि आज से ठीक 15-20 बरस पहले ऐसा ही एक बच्चा लाल किले के कवि सम्मेलन पर अपने पिता के साथ आया था। मैं संचालन कर रहा था, पिताजी का नाम था पंडित राधेश्याम प्रगल्भ, और उस बच्चे ने वहाँ कविता सुनाई थी। वो बच्चा भी माहौल पी गया था जैसे आज शैलेश लोढ़ा ये 1 लाख लोगों का माहौल पी गया है। और मैं इस बच्चे के साथ उस बच्चे को बुलाना चाहता हूँ जिस बच्चे का नाम अब अशोक चक्रधर हो गया है। तो अशोक जी आए, तो अशोक जी इतने भावुक हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या दे दूं समझ में नहीं आ रहा शैलेश को, तो मैं अपनी कलम देना चाहता हूँ। तो एक दैट वाज अ मोमेंट। तो ये बड़ा ऐसा कई बार होता है, मुझे पहले क्यों पढ़वा दिया, मुझे बाद में पढ़वा देना, मुझे, ये तो रोज का काम है, ये तो कवि सम्मेलनों में होता ही रहता है। पेमेंट भी घटक जाते हैं आयोजक? हाँ, अक्सर तो नहीं कहूँगा। ये वाली जो आपकी हाँ थी कि पुराने तो बहुत तजुर्बे हैं, हाँ, अब कोई हिम्मत नहीं करता। अब तो सब एडवांस मंगा लेते हैं ना, अब तो आप एडवांस मंगा लेते हैं और कई जगह तो खुद सबसे कम पारिश्रमिक कितना रहा होगा कवि सम्मेलन? पहले कवि सम्मेलन में 100 रुपया मिला था, 100 रुपये। दैट वाज द फर्स्ट, 30 सितंबर 1981, 100 रुपये पहले में। अब तो बड़ा महंगा होता होगा। हाँ, ठीक ठाक है, दाल रोटी चल जाती है, मतलब, पर आपको तो उससे कोई होना ही नहीं चाहिए वास्ता। नहीं, मैं तो खुश हूं, मैं चाहता हूं कि नहीं, कलम उठाने वालों को मिलना भी चाहिए जी बिल्कुल। नहीं, ईश्वर की कृपा है कि लोग कहते हैं कि हाईएस्ट पेड पोएट्स और ऐसा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है सुनने में, क्यों नहीं, मिलना चाहिए कवियों को, कलमकारों को। जी, गाड़ियों की बात हो गई, ये सब सैलरी और पेड वगैरह की बात हो चुकी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सालाना आप टैक्स कितना भरते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे। और दूसरा ये हुजूर आला व्यक्ति हो कि सरकार भीतर ही घुसे जा रहे हो। दूसरा ये था कि अनामिका का जो आपने लिखी थी, हाँ, अरे वो कविता तो बहुत पुरानी कविता है। ये भी बहुत पुराने व्यक्ति हैं दादा। 1995 में जो मेरी किताब आई थी, तो मत पढ़ो मेरी कविता, मतलब मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे तुम्हारे जन्म का वर्ष क्या है? 95 में आई थी ये। बस ये 4-6 महीने के रहे होंगे। हाँ, ये किताब यहाँ है, आप देखो, वो तो मत पढ़ो मेरी कविताएं, इसी में वो अनामिका थी। तो कविताओं के भी कारण थोड़ी होते हैं मित्र यार। अभी तुम कभी टैक्स पूछ रहे हो कभी कारण पूछ रहे हो, तो यार ये तो समाज की कविता थी, जो आसपास दिखता था उसके लिए थी। तो समाज में ऐसा ही होता है, ये जो ऊंच नीच है, ये जो है उस जमाने में लिखी तो उसके पहले की थी, मतलब 95 में तो छपी है किताब, लेकिन लिखी तो उसके पहले की थी, इसलिए। आखिरी में सोशल मीडिया से 5 सवाल एंड देन वील क्लोज दिस। अच्छा, आखिर आ गए आप, मुझे बड़ा मजा आ रहा था जी। हाँ, और अभी पूछो ना यार, ऐसा थोड़ी है, हम भी मुंबई से टिकट खर्च करके आए। गौतम का सवाल है जी, कुमार विश्वास और शैलेश लोढ़ा एक मंच पर कभी क्यों नहीं दिखते? उससे पूछा था क्या आपने सवाल कुमार से? ये सोशल मीडिया के सवाल है, जनता पूछती है, हम यहाँ बांच देते हैं। अगली बार जब कुमार भाई आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे, पर हाँ, अभी आप आपका उससे जवाब भी पूछ लेना। देखिए क्या है, ये जो पॉज जो है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, बड़े बजट की फिल्म के लिए प्रोड्यूसर भी बड़ा चाहिए। हिंदी के 2 सबसे महंगे कवि जी, उनको लिए अगर वैसा कोई कवि सम्मेलन होगा तो प्रोड्यूसर भी बहुत बड़ा चाहिए। फिर वो जब होगा तब देखेंगे। आमिर, शाहरुख, सलमान एक साथ चाहिए। हाँ, वो फिर होगा तब देखेंगे उसको। आप लोग की बात होती है आपस में? हाँ, मित्र हैं, बात होती है, क्यों नहीं होती? ये लोगों ने बना रखा है कि 2 ध्रुव से है या ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, है। ऐसा है क्या? जी, हिंदी कवि सम्मेलन में लोगों ने बना रखा है कि शैलेश लोढ़ा और ये कुमार जैसा, ऐसा कुछ नहीं। बात होती है, कोविड में कुमार के बड़े फ़ोन आते थे और बात करता था, और मैं तो, क्योंकि हालांकि मंचों पे कुमार मेरे बहुत बाद आए, मैं तो 10-11 बरस की उम्र में आ गया था, लेकिन उम्र में 1-8 साल का ही फ़र्क है, हमारे 1-2 साल का है। वो शायद 70 की पैदाइश है, या तो बात होती है, बहुत होती है, मिलते हैं जब। अभी एक हिंदी कवियों का एक समिति बनी हुई है, उसका एक अधिवेशन था, तो हम दोनों वहाँ थे, मिले, और वो बहुत मिलते हैं, बहुत बात करते हैं। क्या बहुत समिति कहाँ बनी है? ये कवियों की एक समिति है हिंदी कवि सम्मेलन। किसने बनाई? काफ़ी लोग हैं उसमें बनाने वाले, मैं उसका सदस्य नहीं हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने, वो चाहते थे कहीं हो, तो मैंने कहा अच्छा तुम सब जोधपुर आ जाओ, मैं करता हूँ।
तो जोधपुर में कार्यक्रम था 2-3 दिन का, तो हम साथ ही थे, बात होती है, बहुत बढ़िया बात होती है, मिलते हैं, बड़े हंसी मजाक करते हैं और वो वैसे ही मजाक करते हैं जैसे होने चाहिए। और लोगों ने शाहरुख खान और सनी देओल जैसे किस्से विकसित कर रखे हैं लोगों ने, दो ध्रुव बना रखे हैं कि ये 2 कैंप हैं, 2 ध्रुव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके कैंप में कौन कौन है? तो कोई मेरे कैंप में सारे लोग हैं, वो खुद भी मेरे कैंप में है उसमें क्या दिक्कत हुई? हमारे कैंप में सारे लोग हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो हमारी बहुत बात होती है। अभी भी जब लास्ट मिले थे, बिटिया मेरी क्या कर रही है, उसकी क्या कर रही है, उसने कहा मेरा फार्म हाउस है दिल्ली के पास, कभी आ तो सही यार, वहाँ बैठेंगे, गप लड़ाएंगे, तो बड़ी बातचीत होती है, तो बहुत जा रहे हैं सहज है। नहीं, आज तो मुझे लौटना है वापस, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत बात होती है और बहुत बहुत सौहार्दपूर्ण और बहुत अच्छे संबंध है, बहुत मित्रतापूर्ण संबंध है जी। मयंक का सवाल है कि आपकी दिलीप जोशी से कोई लड़ाई हुई है क्या? बिल्कुल नहीं, मीडिया में इस तरह की खबरें थी, सत्य बता दीजिए, ये सवाल का हिस्सा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बेकार की बात है। हमारा तो मैं ये कहूँगा ना, हम लोगों की केमिस्ट्री बड़ी लाजवाब थी। हम दोनों जो साथ सीन करते थे, बड़ा मज़ा आता था। वो बड़े सीजन एक्टर हैं और बड़े वेटरन हैं वो भी, और वो भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो साथ में करते थे, तो गिव एंड टेक बड़ा अच्छा था, कभी नहीं। दिलीप और दीपक और साहिल और भी कई लोगों का ये प्रश्न है, 2014 के पहले जो महंगाई, भ्रष्टाचार तारक मेहता के शो में दिखता था, अब नहीं दिखता। अब तो मैं ही नहीं दिखता सवाल उससे करो, अब तो मैं भी नहीं दिखता जी। दबाव था या खुद का विचार था ये सब ठीक हो गया 2014 के बाद? नहीं, वो तो देखिए, किसी भी सीरियल में जो कुछ भी होता है वो तो रिटर्न स्क्रिप्ट होती है ना, वो आपका अपना विचार तो नहीं होता ना, वो तो रिटर्न स्क्रिप्ट होती है, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर का। वो तो। अंकित का सवाल है, एक्टिंग की कविता पढ़ाई, आप ये बता दीजिए राजनीति में आने का किसी भी किस्म का कोई प्लान है या नहीं? नहीं, प्लान तो नहीं है। मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं, मैं किसी भी चीज़ को कभी प्लान नहीं करता, मेरी फिलॉसफी यही है। मैं प्लान करता है, वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि ज़रा सा कतरा भी अगर कहीं उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते हैं, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। आपके प्लान करने से क्या होगा? वो बैठा है ना ऊपर, वो कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है। तो आई नेवर प्लान एनी, मैं कुछ भी प्लान नहीं करता कभी, स्पेशली करियर को लेके कभी प्लान नहीं करता। ये आखिरी प्रश्न दिलबाग सिंह का जी, राजस्थान की संस्कृति बिगड़ रही, सुधार के लिए क्या करना चाहिए? राजस्थान में लोग राजस्थानी छोड़कर हिंदी, इंग्लिश बोल रहे हैं। दूसरे राज्य देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र या दक्षिण के राज्य, वहाँ अपनी भाषाओं का बढ़ावा है, राजस्थान में ऐसा नहीं। देखिए, भाषाएं जो है, इनके सवाल में ही जवाब है, इनके सवाल में जवाब छिपा है, वो बोल रहे हैं। भाषाएं जब आप बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगी। दिक्कत आज के माँ बाप की है, जिन्हें अंग्रेजी के अलावा हर भाषा दोयम दर्जे की लगती है। आदमी को अपनी भाषा बोलने में गर्व होना चाहिए। मैं अब चूंकि ये तो हिंदी का इंटरव्यू, तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं मेवाड़ी में, उदयपुर के आसपास बावली निम्बाड़ा में रहा, मारवाड़ में तो पैदा ही हुआ, तो मैं मारवाड़ी बोलता हूँ, मेवाड़ी बोलता हूँ, सिरोही मेरी कर्म भूमि, गोडवाली बोलता हूँ, जितनी बोलियाँ हैं वहाँ की सब बोलता हूँ, और उस इलाके के जितने मित्र मिलते हैं उनसे उन्हीं भाषा में बात करता हूँ। मेरी पत्नी के जो माता पिता हैं, जो मेरे सास ससुर जी, उनसे मैं मारवाड़ी में ही बोलता हूँ। मेरे तमाम दोस्त हैं, उनसे मैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, गोडवाली में ही बात करता हूँ। मैं अपनी उसी भाषा में बात करता हूँ। जहाँ हिंदी की ज़रूरत है वहाँ हिंदी की, जहाँ अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, ये तो ज़रूरत की बात है, लेकिन भाषाएं बोलना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये आजकल के माँ बाप जो है, बच्चों को पीट पीट के ये सिखाए हैं कि अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। तो ये लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करें, तब तक बहुत ठीक है जी। पहले तो सर मैं लल्लन टॉप का बहुत बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि मैं इस न्यूज़ रूम का हिस्सा हूं और मैं साक्षात अपने सपने को यहाँ जी रहा हूं। मैं ये शो बचपन से देखता रहा हूं और ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है शो। और मेरा सवाल इसी से ही जुड़ा है कि मैं जब 10वीं की परीक्षा में बैठने वाला था, तो मैं उस समय बहुत डिप्रेशन में था कि मैं मैथ्स और साइंस मेरे को आती नहीं, मैं कैसे पास करूँगा एग्ज़ाम ये। उससे एक दिन पहले मैं तारक मेहता शो देखना शुरू किया, स्पेशली भूतनी वाला एपिसोड मेरा फेवरेट है। और मैं इतना हंसा वो आधा दिन। मेरे अगले दिन जो मैंने परीक्षा दी, मैं घर आकर अपनी माँ से बोलता हूँ मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, मैं पास होने वाला हूँ। और यही इसी से मेरा सवाल है, क्या आपको कभी सेट पे किसी ने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप जो एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके थ्रू बाहर किसी की ज़िंदगी बदल रही है? ऐसे देखिए क्या होता है, ये मैं आपको अपनी उदाहरण बताना चाहता हूँ। ये उदाहरण है औरंगाबाद का, और ये हिंदी कविता से संबंधित है। मैं कवि सम्मेलन, ये 2001 की बात रही होगी या 2 की, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ही था, कुछ साल हुए थे सारे चैनल्स को आए, और हज़ारों की भीड़ थी। और कविता पढ़ के हम लोग उतरे, कवि सम्मेलन खत्म हो गया रात के 2-2:30 बजे, और हम
भीड़ को क्रॉस करते हुए जा रहे थे, तो एक लड़की वहाँ खड़ी थी और बेइंतहा रो रही थी, ऐसी घबराई हुई बदहवास थी। और मैं जैसे ही गया उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? वो किसी न्यूज़ चैनल की, इलेक्ट्रॉनिक चैनल की संवाददाता थी वहाँ। तो मुझे बोले सर मेरे यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ आते ही रहते हैं, अजंता गुफाएं पास में, औरंगाबाद प्रसिद्ध भी है, लेकिन मैं आपके लिए खड़ी हूँ सिर्फ एक वजह से कि 4-5 दिन पहले मेरी माँ से मेरा झगड़ा हुआ था और मैं घर छोड़ के आ गई थी कि भाई मुझे आपके साथ रहना नहीं है। और आज मैंने आपकी कविता सुनी तो आपने मुझे फिर से ये सिखा दिया है कि मुझे कहाँ वापस लौट के जाना है। तो मेरे लिए जीवन का ये बहुत बड़ा क्षण था कि अगर ये 2 लिखी हुई लाइनों से, किसी एक कविता से किसी की ज़िंदगी का इतना बड़ा मसला तय हो जाए तो ये तो बड़ा कमाल होता है। कई बार लोग कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बेटियां जो मेरी कविता थी वो पढ़ के 3 दिन पहले की बात है, मेरा कहीं शो था शायद, कहीं मैंने कविता पढ़ी थी और 2 लोग आए और बस वो कुछ कहेंगे नहीं, वो आप बस हाथ पकड़ के खड़े हो गए तो बस सब वो जो आंखें हैं ना जो बोलती हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब होता है कि भाई इनकी वजह से इन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है जिससे कुछ कहना लिखना सार्थक हो गया। सर, चाहे तारक मेहता हो या फिर कॉमेडी सर्कस, ये कॉमेडी जॉनर्स हैं। आप कैमरे पे हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, पर इनकी शूटिंग के दौरान ज़रूर कुछ ऐसे दिन होते होंगे जब आपका खुद का या तो दिल दुखा होता होगा या लाइफ में कुछ होता होगा, और उस दौरान फिर कैमरे पे हंसना कितना मुश्किल होता है, कैसे करते हैं फिर वो? देखिए ऐसा सरवत नाम है ना आपका, सरवत जी। देखिए क्या है कि ये सबके ज़िंदगी में एक क्षण आता है, आप हमेशा तो समान नहीं हो सकते, आप लो महसूस, आप सब भी तो करते होंगे ना, ऑफिस में आके काम करना ही पड़ता होगा आप लोगों को, आप कई बार लो महसूस करते होंगे, कई बार घर से झगड़ा होता होगा, आपका मूड खराब होता होगा, लेकिन काम करना ही पड़ता है। और उस वक्त एक एक्टर की सही पहचान होती है कि आप अपनी सारी चीज़ें उस वक्त भूल जाएं, छोड़ दें। जिस वक्त कैमरा शुरू है तब आप व्यक्ति नहीं हो, आप वो किरदार हो, और वो हम सभी को करना पड़ता है। उसमें फिर कोई, वो आपने कहानी सुनी होगी कि गया डॉक्टर के पास एक आदमी, साहब मैं बहुत उदास रहता हूँ, मुझे हंसी नहीं आती और मैं परेशान हो गया हूँ। तो वो डॉक्टर ने कहा तो ऐसे बीमार पड़ जाओगे, कुछ किया करो, हंसो, कोई फिल्में में देखोगे सब कुछ होता ही नहीं कि अच्छा सामने एक सर्कस लगा है वो जाके देखा, उसका जोकर बहुत हंसाता है, बोले साहब वो मैं ही हूँ। तो हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी का एक कॉमन फिनोमेना है, सबको करना पड़ता है और उसमें दुख वाली कोई बात नहीं है, हमारे काम का हिस्सा है ना, ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ, वाह भाई वाह में जब हम शूट कर रहे थे, हमारे जो संगीत बजाते हैं उनकी माँ का देहावसान हो गया अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, उन्हें पहुँचना था और वो 1 साल पूरे होने का एपिसोड था, ह्यूज एपिसोड, और बीच एपिसोड में अगर हो जाए वो आदमी आंसू आंख में लिए बजाता रहा, लेकिन ही डिड इट। और हम ऑडियंस रो रहे थे, हम भी रो रहे थे। लखन नाम है उनका। तो ये तो हम सबके जीवन का हिस्सा है। चंडीगढ़ में पीजीआई में मेरी बिटिया एडमिट थी, उनका बहुत ख़राब हाल में, और मैं कॉमेडी का महामुकाबला कर रहा था, मैं नहीं जा सका उस दिन। मैंने किस हाल में किया मैं जानता हूँ, लेकिन करना था, अब क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है उस चीज़ का कोई। सर, जो आपकी और सोम की चर्चा चल रही थी जी मंच की कविता के बारे में, तो कविता का स्तर, उसकी संरचना, चाहते हैं ओज के कवि चाहते हैं कि हम भी हरिओम पवार की तरह तांटक छंद में लिखें और बहुत कटीली उनकी आवाज़ हो, जैसी उनकी है वैसे ही हम भी गंभीर कविता कहें और लोग सुने। क्या राजनीतिक प्रभाव, पहली चीज़। दूसरी, आज जो मंच पर जो सोम के शब्द थे लफाजी, वो, और तीसरी चीज़ जो लिफाफे की बात है कि कैसे कवि पसंद किए जा रहे हैं, किनको पब्लिक देख रही है, क्या इन तीनों चीज़ों ने कविता के स्तर को, लिखने के स्तर को कम किया है? देखिए सबसे पहली चीज़, ये सवाल अक्सर, आपका क्या शुभ नाम था? शिवेंद्र गौरव। शिवेंद्र, मुझे एक बात बताइए शिवेंद्र, ये कड़वी बात है लेकिन ये बात सिर्फ कविता के लिए क्यों कही जाती है? स्तर तो किस चीज़ का कम नहीं होगा मुझे बताइए। जिस देश में मुगल आजम बनती थी, जिस देश में 2 बीघा ज़मीन बनती थी, उस देश में हम जिस्म और मर्डर देख रहे हैं ना, वही बन रही है, वो दिखती है, बिकती है। हमारे दादा धोती पहनते थे, हम नहीं पहनते। परिवर्तन तो होता है ना, और चीज़ें कंटेम्प्रेरी होती चली जाती है, भाषा बदल गई, अंदाज बदल गया। अब मैं जब 10 साल का था तब लिखता था, सूर्य रहा जा सदा शौर्य का, भानु भी तो भक्ति का, पर्वत जा विश्वासों के थे, श्रम रहा जा शक्ति का, ऐसी भाषा मेरी थी। आज मैं लिखता हूँ, सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। सामयिक हो गए ना हम लोग,
हम कंटेम्प्रेरी होते चले गए। लिफाफों से कीमत देखो, स्टैंडर्ड स्तर हर चीज़ का कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन बदला ज़रूर है। हमारे कपड़े बदले, हमारी भाषा बदली, हमारे वस्त्र बदले, हमारे विचार बदले। आप अखबार पढ़ते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप खबरें देखिए, आप दूरदर्शन के ज़माने की खबर याद कीजिए और आज की खबर देखिए, है ना। उस ज़माने में खबरों में बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं होता था ना, अब तो झिक 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 पीछे ऐसा बजता है। अब आप क्या कहेंगे, बदला है। अब इसे गिरना कहेंगे, बढ़ना कहेंगे, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन कविता का स्तर गिरा है, ये हम इसको अलग रखें, लेकिन बदलाव है, और बदलाव हर चीज़ में है, समाज के हर चीज़ में बदलाव है, तो इसमें क्यों ना होगा। जैसे मेरे पिताजी से रिश्ते हैं, मेरी बेटी से नहीं है। मैं अपने पिताजी को हग नहीं कर पाया, कभी गले नहीं मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया, मिल ही नहीं सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, लेकिन मेरी बेटी से मिलता हूँ मैं। पीढ़ियों में बदलाव है, हर चीज़ में बदलाव है, आचार विचार संस्कार भाषा सब में बदलाव है, तो बहुत बदलाव लाजमी है वहाँ आना। बदलाव का सिलसिला चलता रहेगा। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और बातचीत की। हम लोगों के लिए हमेशा ये वैसा होता है कि जो कभी वीरेंद्र सहवाग कहा करते थे सचिन तेंदुलकर की पारी के लिए कि आई हैव द बेस्ट सीट इन द स्टेडियम टू वॉच हिज इनिंग। तो हम लोगों के लिए ये बड़ा सौभाग्य होता है कि अलग अलग क्षेत्र की हस्तियाँ आती हैं, अपने जीवन के अनुभवों को, अपने संघर्ष को साझा भी करती हैं, और हमें सामने सामने दिख भी जाता है कि ये जो जितने बड़े लोग हैं, ये इनके बड़प्पन के अंश क्या हैं, इनके बड़प्पन के रंग क्या हैं। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप करोड़ों भारतीयों का मनोरंजन भी करते रहें और उनके मन में जो अलग अलग भाव हैं उनका आलोड़न भी करते रहें, उनको स्पर्श भी करते रहें। कवि हैं, सक्रिय रहें, सानंद रहें। शुक्रिया। बस आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया इसलिए सबका बहुत थैंक यू सर।